सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा हमने आप लोगों को बताया था कि हम क्लास में सबसे पहले 1 मिनट में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे कि यार बताओ लाइफ कैसी चल रही है, सब कुछ बढ़िया है ना। आप और मैं मिलके 1 मिनट बातचीत करेंगे कि यार सब कुछ बढ़िया है, मस्ती से सब कुछ चल रहा है, दोस्ती यारी हंसी मजाक माहौल और साथ साथ पढ़ाई अच्छी चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको पता है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पिंग करना है अपने अमित भाई को, कहाँ? फास्ट कॉस्ट FM बाय AB। अच्छा एक बात मेरे को फटाफट से बताओ, हमने 2 लेक्चर्स बहुत प्यारे तरीके से रिकॉर्ड किए और आपने देखे भी होंगे, इसीलिए आप हमारे 3rd लेक्चर पे हो। आपको दोनों लेक्चर्स पसंद आए क्या? आपने मेरे को फीडबैक दिया क्या कि अमित भाई आपके लेक्चर में ना ये चीज मेरे को अच्छी लगी, अमित भाई आपके लेक्चर में ना यहाँ पे मजा आया, अमित भाई आपका लेक्चर ऐसा था, या फिर अमित भाई आपका लेक्चर पसंद नहीं आया यार, अमित भाई आपके लेक्चर में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत लगी, अमित भाई आपके बोलने का तरीका थोड़ा अच्छा नहीं लगा। जहां पे भी जो भी जैसे भी डाउट्स हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप मेरे को टेलीग्राम पे फटाफट से पिंग करके बताओगे कि अमित भाई मजा तो आया यहाँ पे, अमित भाई थोड़ा सा लैकिंग रह गया। ठीक है गाइस, चलो बहुत अच्छे। अब हमारी क्लास का सेकंड मुद्दा कौन सा? जैसे ही हमने डिस्कस कर लिया, अपनी बातचीत कर ली, हमारा मेन काम होगा कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसे फटाफट 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 से रिवाइज करें और फिर उसके बाद अपने तीसरे मुद्दे पे आ जाए, जो है हमारी मेन क्लास स्टार्ट करना। हमने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं ना, आज हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होने वाला है और हम फटाफट से इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। हाँ अमित भाई 3 लेक्चर में देख लो, इतने अच्छे से 2 समझे हैं, क्या ये भी अच्छे से समझ में आता है क्या? 3 लेक्चर्स में खत्म कर सकते हैं? आइए फटाफट से देखते हैं, चलिए। तो हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हमें रिवाइज करना है फटाफट से। तो आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के लिए ही, मेरे भी और आपके फायदे के लिए भी, मैंने फटाफट से यहाँ पे छोटे छोटे नोट्स लिखे थे ना आप लोगों के लिए। चलो आज हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें 2 चीजें पढ़नी थी, स्ट्रेटजी के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को 2 चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकता, स्ट्रेटजी का और मैनेजमेंट का? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने के लिए अपन ने पहले पढ़ा स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी किसको कहते हैं? देखिए मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है। स्ट्रेटजी का मतलब एक लॉन्ग टर्म प्लान या ब्लूप्रिंट, ऑब्वियसली ब्लूप्रिंट रख के आएंगे। एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड इमेज का, कि मैं क्या बनना चाहता हूं, डायरेक्शन का और डेस्टिनेशन का। सबसे पहले इमेज कि यार मैं क्या बनना चाहता हूं, डेस्टिनेशन मेरे को कहां पहुंचना है, प्लस 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 सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मेरी डायरेक्शन होगी, मैं किस डायरेक्शन के थ्रू वहां पे पहुंचने वाला हूं। ये हमारा मेन टारगेट था। व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, और हाउ इट वांट टू डू थिंग्स, मैं कैसे चीजें करना चाहता हूं और कैसे वहां पे पहुंचूंगा, अपनी डायरेक्शन। ये चीजें होती है स्ट्रेटजी। उसके बाद हमने पढ़ा मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। अमित भाई मैनेजमेंट ना 2 तरह की चीजें होती हैं। कौन कौन सी 2 तरह की चीजें? सबसे पहला, जो लोग मैनेज करते हैं ना, हायर लेवल पे होते हैं, उनको मैनेजमेंट बोलते हैं, मतलब पीपल हमारे। ठीक है, सबसे पहला बात। ठीक है, सेकंड, मैनेजमेंट जो हमारी टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है, वो जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है ना, कौन कौन से? प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना, ये जो की फंक्शंस परफॉर्म करती है ना, इसको भी मैनेजमेंट ही कहा जाता है। सेट ऑफ द इंटररिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक तो सबसे पहले लोग हो गए, दूसरा वो लोग जो भी इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ना, ये 5 कौन से? प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल और ऑर्गेनाइजिंग। ये वाले फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं ना, इसे भी मैनेजमेंट ही कहा जाता है। ठीक है गाइस, चलो बहुत अच्छे। उसके बाद अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसको बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द सेट ऑफ द एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज कौन सी अपन ने यहां से उठाई ना, सेट ऑफ द एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, क्यों? टू टेक द फॉर्म इन द बेस्ट पोजीशन। मतलब यार वो सारी एक्टिविटीज जो फॉर्म के टॉप मैनेजमेंट परफॉर्म करती है ना, ताकि मैं अपनी फर्म को बेस्ट पोजीशन पे ले जा सकूं, जितवा सकूं, टॉप पे रह सकूं, उसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सिंपल कौन सी चीजें आएंगी? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऑल एक्टिविटीज, ठीक है, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, बाय मैनेजमेंट, ठीक है, किस चीज के लिए? टू टेक फर्म इन इट्स
बेस्ट पोजीशन, अपनी बेस्ट पोजीशन में ले जाने के लिए। ठीक है अमित भाई, आपने कॉपी बनवाई थी उसमें लिख ले क्या? अरे फटाफट से लिख लो ना, टेंशन क्यों लेते? ये लो कॉपी करते हैं अपन, इधर आते हैं, नोट्स किधर है अपने अपने फटाफट वाले, देखिए क्या इधर, एक बार के लिए इधर ही लिख लेते हैं, बाद में इसको नोट्स पे कॉपी कर लेंगे। चलो फटाफट से, तो हमने स्ट्रैटेजी पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ लिया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ लिया, बहुत अच्छे। Strategy provides an integrated framework for the top management to search for, evaluate and exploit beneficial opportunities। क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है कि यार कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, इनमें से बेस्ट कौन सी है, कौन कौन से थ्रेट्स अवेलेबल है, कौन कौन से थ्रेट्स मेरे को टैकल करने हैं टू मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। देखो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है, थ्रेट्स भी आ सकती हैं, तो अब ये फोकस करेंगे कि यार मैं अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करूं या थ्रेट से बचने की कोशिश करूं। ठीक है गाइस, चलो डन 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 डन। अब बताओ फटाफट से, स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव होती है या रिएक्टिव होती है? अमित भाई दोनों होती है। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी कौन सी होती है? वो होती है जब कुछ होने से पहले ही मैं फटाफट से एक्शन ले लूं, मतलब मैं एडवांस में जब एक्शन लेता हूं, प्रो प्रो प्रो, जब एडवांस में एक्शन लेता हूं, पहले ही एक्शन लेता हूं, पी से प्रो, पी से पहले ही एक्शन ले लेता हूं, उसे कहा जाता है प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। रिएक्टिव स्ट्रेटजी, जब मैं रिएक्ट करता हूं, रिएक्शन किसको बोलते हैं? अगर किसी ने आपको डराया, बू आप डर गए, ओ तेरी की, रिएक्शन दिया ना अपन ने, तो कुछ होने के बाद जब मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूं, उस स्ट्रेटजी को बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटजी। ठीक है, लोग बोलेंगे प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बढ़िया है या रिएक्टिव स्ट्रेटजी बढ़िया है? स्ट्रेटजी हमेशा प्रोएक्टिव भी होनी चाहिए और रिएक्टिव भी होनी चाहिए, दोनों का मिक्स होना चाहिए। हमने फटाफट से नीचे ये भी देखा था कि स्ट्रेटजी जनरली कैसी होती है। स्ट्रेटजी हमारी एक तो वो स्ट्रेटजी होती है, अरे रे चल ले भैया, हाँ हमारी एक, ओहो एक सेकेंड ना गाइस, जस्ट सेकेंड, फंस रहा है अपना, अब चलेगा हाँ। एक हमारी स्ट्रैटेजी वो होती है जो ऑलरेडी अच्छी स्ट्रैटेजी चलती हुई आ रही है, यार जो स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही है, मेरे को अच्छा रिजल्ट दे रही है, उसको क्यों बर्बाद करूं? ठीक है चलो बहुत अच्छी बात। दूसरा, अब जो चेंजिंग इन्वायरमेंट्स होते हैं ना, उसके बेसिस पे जब मैं अपनी प्रोएक्टिव नई स्ट्रैटेजी बनाता हूं, उस स्ट्रैटेजी को नई स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ दूं, तो हमारा बन जाता है फाइनल स्ट्रैटेजी। एक एग्जांपल दूं, चलो ठीक है, पता है आप ना क्लासेस कर रहे थे और अपने रिविजन टाइम पे अच्छे से 8 घंटे दिन के पढ़ रहे थे, ठीक है बहुत अच्छे, 8 घंटे पढ़ रहे थे ना, बहुत अच्छी बात है। 8 घंटे में आप पता है सुबह 6 बजे उठते थे, फिर ये करते थे वो करते थे, इधर उधर इधर, इस तरह से आप 8 घंटे पढ़ते थे। अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, अब आपको क्या चाहिए? एग्जाम्स आने से पहले आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना लेनी है ना, लास्ट मंथ में मेरे को कितने घंटे, 12 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है, तो ये 8 घंटे की स्ट्रेटेजी तो चलती रहेगी, प्लस 4 घंटे के लिए जो एडिशनल स्ट्रेटेजी आप बनाओगे, नई स्ट्रेटेजी, तो दोनों को जोड़ के मेरी फाइनल स्ट्रेटेजी बन जाएगी ना, समझ में आया? ऐसे बनती है स्ट्रेटेजी। डन। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस और उससे भी पहले ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स देखो बहुत छोटे से यहाँ पे इसने लिख के दे दिए, लेकिन एग्जाम में यहीं से पूछ देगा। हम हेडिंग्स पे बहुत, तो पता है बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हेडिंग पढ़ जाते हैं, यार ये देखो छोटा सा पॉइंट यहाँ पे घुसा हुआ है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव क्या है? 2 ही ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन सा? एक ऑब्जेक्टिव है अमित भाई कि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना, कॉम्पिटिटर से बढ़िया बनना चाहता हूं मैं, सामने वाले से बढ़िया बनना चाहता हूं, ठीक है। और दूसरा, जो भी मुश्किल सिचुएशन आएगी ना, उसमें से अपने को रास्ता प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कुछ ऐसा यूनिक मैं दे दूं ना कस्टमर को कि यार वो मेरे पीछे ही पड़ गए, मतलब मैं इतनी अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊं कि आप पढ़ो, आप अपने दोस्त को बोलो, वो अपने दोस्त को बोले, और ऐसे करते करते अपना कारवा बढ़ता चला जाए, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, उसके थ्रू मैं लड़ते हुए, थ्रेट से बचते हुए, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हुए निकल जाऊं, ठीक है गाइस। तो ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस मैंने आपको फटाफट से यहां पे लिखवाई थी, ये देखो। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें क्या करता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू मैं अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पता कर सकता हूं। कोर कॉम्पिटेंसीज मतलब कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी अच्छी चीजें जो सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है दुनिया में। जैसे ही मुझे कोर कॉम्पिटेंसीज का पता चल जाएगा, मैं कॉम्पिटिटर से
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकता हूँ ना, मैं उससे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट। अब इसी से निकलते हैं बहुत सारे पॉइंट्स। कैसे? क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मेरे को ना पता है क्या करता है, फ्यूचर देखने में मदद करता है। क्या करता है अमित भाई? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू ना मैं पहले ही एनालाइज कर सकता हूँ कि फ्यूचर कैसे होने वाला है। ठीक है, जैसे ही मैंने फ्यूचर एनालाइज कर लिया, मैं आने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी पता कर सकता हूँ कि यार ये अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। ठीक है, इसी से तीसरा पॉइंट निकलेगा, जैसे ही मुझे आने वाली अपॉर्चुनिटीज का पता चल गया या फिर आने वाले थ्रेट्स का पता चल गया, क्या मैं उसके लिए पहले से ही प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता? हाँ अमित भाई, इट हेल्प्स अस टू क्रिएट प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। क्यों? बिकॉज वी कैन सी फ्यूचर एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू सस्टेन या ग्रो इन लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करने में मदद करता है। पता है कैसे? एक तो मेरे को फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है, मेरे को पहले ही पता चल रहा है आगे क्या होने वाला है, मतलब अज्यूम कर सकते हैं अपन। ठीक है, उसके बेसिस पे मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, मेरे पास कोर कॉम्पिटेंसीज है, मैं कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो यार जो सारी चीजें अच्छा करता चला जाएगा वो लॉन्ग रन में जिंदा रहेगा ना, ज्यादा टाइम तक वो कंपनी ग्रो कर सकेगी। ठीक है, चौथा पॉइंट ये। पांचवा पॉइंट, इट गिव्स डायरेक्शन टू कंपनी बाय अलाउइंग अस टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजीज टू रीच आवर गोल। देखो, मेरे को धीरे धीरे फ्यूचर देखने जब लगता है कि मेरे को पता चलने लगता है क्या क्या बन रहा है और मैं अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाता हूं, तो वो स्ट्रैटेजीज मुझे मेरे फाइनल गोल, मेरा जो मिशन, जो मेरा विजन है, उस पर रीच करने के लिए हेल्प करती है ना। ठीक है गाइस, और लास्ट वाला पॉइंट, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अरे भैया आप नहीं आप, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में से अच्छी अपॉर्चुनिटीज चुनता हूं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में से अच्छी स्ट्रैटेजी चुनता हूं, तो मेरे को कोई कॉस्टली मिस्टेक करने से मैं बच सकता हूं। कौन सी कॉस्टली मिस्टेक? यार आंख बंद करके मैंने कोई भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को कोई भी स्ट्रैटेजी चूज कर ली और भारी नुकसान हो गया, इससे मैं बच सकता हूं ना। क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अच्छे से एनालाइज करके एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी चूज करी थी। ठीक है गाइस, चलो बहुत अच्छा। अब इसका लिमिटेशंस, इसके नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला, इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। आपको क्या लगता है फ्यूचर देखना इतना आसान है क्या? कोई मिल गया, मैं रोहित मेहरा को 2 साल लग गए थे वो मशीन बनाने के लिए, है कि नहीं? मतलब अपन ऐसी मशीन नहीं बनाते, लेकिन फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर पाना ही मुश्किल है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आने वाले इन्वायरमेंट के बारे में, क्या इन्वायरमेंट कैसा होगा उसको पता ही नहीं कर पाते अपन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। पता है इसमें अपन क्या क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें करते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी को एनालाइज करता हूं, ठीक है, सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि मैं कहां पे हूं, ठीक है, दूसरा उसके बाद मैं सोचता हूं कि मेरे को कहां पे जाना है, उसके बाद मैं देखता हूं कि वहां जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज करता हूं, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करता हूं, उसके बाद उसको रिव्यू करता हूं। अरे भाई इतना टाइम लगाएगा तो गाड़ी छूट जाएगी, कॉम्पिटिटर अपने से आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक कॉस्टली प्रोसेस है। क्यों? पता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जिसने पढ़ लिया उसके पास ज्ञान आ गया ना। अच्छा, तो भाई एक अच्छी मैनेजमेंट, एक अच्छे आदमी को लाने के लिए ना जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कर सके, बहुत पैसे लगते हैं, करोड़ों में चली जाती है फीस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, मिडिल लेवल वाले या लोअर लेवल वाले जो बिजनेस होते हैं ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और इन अ कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, पता है जब कंपटीशन बढ़ता है, अगर मेरे पास अच्छे पैसे तो सामने वाले के पास भी तो है। मैंने एक स्ट्रेटेजिस्ट को बुलाया, उसने भी बुलाया, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, देख के उसने भी बदली, देख के उसने भी बदली। तो जब सब लोग अपनी स्ट्रेटेजीज बदलने लग जाते हैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेल हो जाता है, क्योंकि भाई मैं बदला फिर वो बदला, फिर वो बदला फिर वो बदला, फिर वो बदला फिर मैं बदला। यार ये तो फिर अपन गेम ही खेलते रह जाएंगे ना, काम तो कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जब सब अपनी स्ट्रेटेजीज बदलने लग जाते हैं ना तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेल हो जाता है। ठीक है गाइस, ये इसका लिमिटेशन है। डन। अब देखो, ये बोल रहा है भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि भाई जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लिमिटेशंस ही है, ठीक है, तो फिर उसके बारे में क्यों फाइल, क्यों पढ़ना, क्यों 5 चैप्टर पढ़ेंगे अपन, क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे? अरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशंस तो है, लेकिन फायदे इतने ज्यादा है ना कि लिमिटेशंस को ढक देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी जो गैम्बलिंग करता है, ठीक है, उसको पता है मेरे पैसे डूबते हैं, रोज डूबते हैं, लेकिन उसको ये भी पता है कि किसी एक दिन किस्मत चल गई ना बाबा, बाजी पलटेगी, सिक्का अपनी तरफ आएगा,
और इतना बड़ा जीतेंगे ना कि सारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी ही चीजें हैं कि इसका जो बेनिफिट है ना वो लिमिटेशंस को ओवर पावर कर देता है, इसीलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा जाता है और इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है गाइस, चल उसके बाद अपन ने देखा था स्ट्रेटेजिक इंटेंट में विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज अपने बच रहे थे। और उसके बाद पता है क्या बचेगा? गोल्स, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज और सिर्फ एक टॉपिक, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और हमारी लोअर लेवल वाली मैनेजमेंट। सिर्फ ये 3 पॉइंट्स बचने वाले हैं बस, उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। आओ, तो मैंने स्ट्रेटेजिक इंटेंट पढ़ाने से पहले ना आप लोगों को पढ़ाया था कि विजन और मिशन किसको बोलते हैं। तो आओ फटाफट से नीचे से देखते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, मेन तो नीचे लिखा हुआ है। विजन किसको बोलेंगे? कंपनी का विजन क्या होता है? कंपनी का विजन होता है जो एंड गोल, एकदम एंड गोल जो कंपनी देख रही है ना कि मेरे को वो बनना है, वहां पे जाके खुद को स्टैब्लिश करना है। टॉप मैनेजमेंट व्यूज अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन एंड द प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी फोकस कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी। देखो सीधी सी बात है, ये सिंपली बताता है कि मैं कौन से प्रोडक्ट को, कौन से कस्टमर, कौन सी मार्केट, कौन सी टेक्नोलॉजी, इन कौन कौन सी चीजें को मैं फोकस करने वाली हूं, एंड पे मैं कहां जाना चाहती हूँ। ठीक है, स्ट्रेटेजिक विजन डेलिनेट्स मतलब एक्सप्लेन्स या शोज या डेमोन्स्ट्रेट मैनेजमेंट्स एस्पिरेशंस फॉर द बिजनेस। मतलब मैनेजमेंट का फाइनल गोल क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया था ना, मेरा विजन एक ही है, क्या कि मेरे को कॉस्ट, एफएमएसएम इन तीनों का बेस्ट फीचर बनना है। क्या इंदौर में? नहीं। क्या हमारे एमपी में? नहीं। क्या इस लोअर साइड पे, इंडिया के नीचे वाली साइड पे? नहीं, ऑल ओवर इंडिया में। ये अपना विजन है कि मैं बहुत 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 सारे बच्चों को पढ़ा सकूं, ताकि 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 वो लोग बहुत खुश हो कि अमित भाई आपने जैसे कंसेप्ट पढ़ाए ना उससे समझ में तो आया ही आया और एग्जाम्स में भी अच्छे से लिख पाए। क्योंकि अगर सिर्फ समझ में आया और एग्जाम में नहीं लिख पाए, क्या फायदा ऐसी समझ का जब पास ही नहीं हो पाए, है कि नहीं। चल, तो ये अपना विजन था कि मेरा एंड गोल क्या है, मैं किस, ये वाली पॉइंट याद रखना, ध्यान से याद रखना, मैं किस प्रोडक्ट को सॉल्व, किस कस्टमर को, किस मार्केट को, किस टेक्नोलॉजी को फोकस करना चाहता हूं। ये 4 पॉइंट्स हमारे पास बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे मैं हाईलाइट करवा देता हूँ। यहां से निकला एक, अरे छोटा स्क्रीन है क्या, आप लोगों को बताना चाहिए था कि दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है? परफेक्ट, दिख रहा है क्या? हाँ अब दिख रहा है। चलो, तो 4 चीजें यहां से निकलेंगी। एक सेकेंड, मेरे पास 4 चीजें निकलेंगी। कौन कौन सी? सबसे पहला, मैं कौन सा प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहता हूं। कौन से प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा हूं भैया? मैं फोकस कर रहा हूं कॉस्ट पे, एफएम पे, एसएम पे। कौन से कस्टमर्स को? भैया मैं सीए इंटर के कस्टमर्स को फोकस कर रहा हूं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को अकाउंट्स फोकस कर रहा हूं। तो चलो एग्जांपल दे देता हूं, मैं कौन से प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा हूं? अकाउंट्स पे, कॉस्ट पे, एफएम पे, एसएम पे। मैं कौन से कस्टमर पे फोकस कर रहा हूं? मैं फोकस कर रहा हूं अपने फाउंडेशन के स्टूडेंट्स पे और अपने इंटर के दोस्तों पे। ठीक है गाइस, उसके बाद कौन सी मार्केट, कौन सी मार्केट सर्व कर रहा हूं मैं अभी सर्व कर रहा हूं सीए, सीएमए और सीएस की मार्केट। ओके गाइस, उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन, मैं दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहता हूं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया कि कौन सी चीजें, विजन, यही मेरा विजन है ना कि मेरे को अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएमएसएम यही पढ़ाना है और इनका बेस्ट फीचर बनना है। अकाउंट्स में पढ़ता हूँ फाउंडेशन के लिए। ठीक है गाइस, चलो 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 फटाफट से, ये 3-4 लोगों के हमारे पास विजन दिए हुए थे। अब तेरी ये क्या हुआ? ये 3-4 लोगों के विजन दिए हुए थे। ठीक है, अब उसके बाद अपन ने पढ़ा था व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। एक स्ट्रेटेजिक विजन होने के लिए क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले भाई मेरा दिमाग कैसा होना चाहिए ना, जो आउट ऑफ बॉक्स सोचे। नॉर्मल लोग जो होते हैं वो नॉर्मल जिंदगी जी लेते हैं, अपना मेन फोकस है कि अपना दिमाग आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। उसके बाद अपने पास एंटरप्रेन्योरशिप वाली नॉलेज होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। बोले तो बनिएगा दिमाग, मियाँ भाई की डेयरिंग। ये दिख रहा है क्या आपको? ये होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्या? बनिएगा दिमाग, मियाँ भाई की डेयरिंग। इसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? कि मेरे पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। दूसरा,
द बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट क्लियरली इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन हेडेड। सबसे थर्ड कि यार ये डायरेक्शन मेरा क्लियर कर देता है, मतलब मेरे को अगर बेस्ट टीचर बनना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को बेस्ट तरीके से समझाना पड़ेगा, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उनके डाउट सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एक डायरेक्शन बता दिया ना कि मेरे को कैसे आगे बढ़ना है, चलो बहुत अच्छे। और एक वेल आर्टिकुलेटेड विजन जो होता है ना, वो मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में खुशियां ला देते हैं कि अरे यार मेरे को भरोसा है सर, आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, बच्चे जरूर आपको पसंद करेंगे, जरूर आपसे पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो एक हैप्पीनेस क्रिएट करता है इंटायर इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। डन। उसके बाद मिशन, विजन तो हो गया, फ्यूचर। मिशन क्या बताता है? मिशन मेरा बताता है कि भैया मैं अभी किधर खड़ा हूं, मतलब ये मिशन बताता है कि भैया मैं अभी किधर खड़ा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं किसको सर्व कर रहा हूं। ठीक है, मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। मतलब बेसिकली बताता है कि यार मैं किस बिजनेस में हूं, किस धंधे में हूं और अभी क्या कर रहा हूं। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, ये हमने पूरा इंटायर डिटेल में पढ़ लिया था, ये अब दोबारा नहीं हुआ, पढ़ रहे रिवीजन में। व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के पास विजन क्यों हो, मिशन क्यों होना चाहिए। सबसे पहले मिशन जो होता है ना, वो लोगों को यूनाइट कर देता है, लोगों को जोड़ के रखता है कि यार आप हम सबका एक मिशन है कि हमें अच्छे से कुछ काम करना है। ठीक है गाइस, तो ये यूनानिमिटी। एक बेंचमार्क सर्व करता है, टू डेवलप अ बेसिस स्टैंडर्ड बेंचमार्क, मतलब एक बेंचमार्क क्रिएट कर देता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, मेरा एक मिशन है। ठीक है, फाइनली एक मिशन है मेरा कि उसके बेसिस पे मेरे को ये सारी चीजें काम करनी है कि मेरे को बेस्ट टीचर बनने के लिए क्या 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 करना है और मैं अभी क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस बेसिस पे मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो टाइपिस्ट है, जो मेरे पास रिकॉर्ड करने वाले सामने कैमरामैन हैं, जितने भी हैं, मैं उस बेसिस पे उनको एलोकेट करूंगा ना कि मेरे पास क्या होना चाहिए, टाइपिस्ट को कितने टाइम में काम करना है, कितनी टाइपिस्ट होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए ना। ठीक है, टू स्टैब्लिश अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट टू सजेस्ट अ बिजनेस लाइक ऑपरेशन। मैंने आपको बोला था ये वाला पॉइंट छोड़ दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, अपने को सिर्फ 5 पॉइंट लिखने होते हैं। To serve as a focal point for those who can identify within the organization purpose, within the organization's purpose and direction। देखो, it serves as a central point, एक central point के तौर पे काम करता है। क्यों? ताकि हमारा आइडेंटिफाई किया जा सके, यार मुझे पता होना चाहिए, मिशन को पता होना चाहिए क्या मेरा पर्पस है, क्या मेरी डायरेक्शन है, क्या मेरे को काम करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है। एक मिशन को सब कुछ पता होना चाहिए। To facilitate the translation of objective and goals into a work structure involving the assignment of tasks to responsible elements with the organization। देखो, विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ये बोलता है कि हमारे जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना, उसको फाइनली ट्रांसलेट करने का काम करता है, और जो जो लोग मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनसे क्या काम करवाना है और उनको क्या काम देना है, ये मेरे को समझाने में हेल्प करता है। ठीक है, और फाइनली to specify organizational purpose and translation of the purpose into goals in such a way that cost, time, performance parameters can be assessed and controlled। ये हमारा ट्रांसलेशन ऑफ द पर्पस इनटू गोल्स करता है, सो दैट कॉस्ट एंड टाइम को हम असेस कर सके और कंट्रोल कर सके। तो मैंने कौन से 5 पॉइंट्स आपको बोले थे कि बहुत आसान है, याद कर लो। एक, लोगों को यूनाइट करने के काम आता है। दूसरा, एक बेंचमार्क के तौर पे सेव करने में काम आता है, रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए। तीसरा, मोटिवेट करता है लोगों को। चौथा 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 एक सेंट्रल पॉइंट काम करता है टू आइडेंटिफाई द पर्पस एंड डायरेक्शन। एंड लास्ट पॉइंट, ट्रांसलेशन ऑफ द पर्पस इनटू गोल। क्यों? क्योंकि मेरा कॉस्ट और टाइम को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, एसेस किया जा सके। चलो, मैंने आपको पढ़ाया भी और ये भी बताया कि कौन से आसान पॉइंट्स याद करके लिख सकते। डन। चलो, एक कंपनी का मिशन स्टेटमेंट बताता है हु वी आर एंड व्हाट वी डू। चल, बात खत्म। गाइडलाइंस फॉर द मिशन स्टेटमेंट, ऊपर था कि मिशन क्यों होना चाहिए, गाइडलाइंस क्या है एक अच्छे मिशन स्टेटमेंट की। ठीक है, क्या अपन ने विजन के लिए भी पढ़ा था क्या? हाँ, यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर द मिशन स्टेटमेंट। सबसे पहला क्या, इट गिव्स द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी। एक स्पेशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि यार मेरा ये मिशन है, मेरे को विजन पे पहुंचने के लिए मेरा ये मिशन है। ठीक है, व्हाट
अ कंपनी बिजनेस इज डिफाइंड बाय व्हाट नीड्स इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई। देखो मिशन में अपन क्या बोलते हैं, मैं क्या कर रहा हूं और मैं किस बिजनेस में हूं, ठीक है। तो ये बोलता है बिजनेस का एक ही गोल होता है कि क्या हम सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, विच कस्टमर ग्रुप इट्स टारगेटिंग, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटेंसी, सिस्टम्स एंड एक्टिविटी इट परफॉर्म्स। देखो सीधी सी बात है, बिजनेस का एक ही काम है, क्या काम है कि सबसे पहले कस्टमर को सर्व करके देना, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम क्या पता करते हैं मिशन के थ्रू कि यार मैं क्या कर रहा हूं किस बिजनेस में, ठीक है। तो हर एक बिजनेस जानना चाहता है कि यार मैं क्या सेटिस्फाई कर रहा हूं, लोगों की कोई नीड सेटिस्फाई करने के लिए तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, कौन से कस्टमर ग्रुप को टारगेट कर रहा हूं, ठीक है। क्या मेरे पास टेक्नोलॉजीज है, क्या कॉम्पिटेंसीज है, और मैं क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हूं। और गुड मिशन स्टेटमेंट हमेशा यूनिक होता है ऑर्गेनाइजेशन का, सबका अलग अलग होता है। तो दो ही पॉइंट्स इसमें से इंपॉर्टेंट आते हैं, कौन कौन से, एक हर एक मिशन स्टेटमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिक होता है, सबका अपना अपना एक मिशन स्टेटमेंट होता है। और दूसरा, हर एक मिशन स्टेटमेंट ना एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग करता है, एक स्पेशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। डन। चल, पीटर ड्रगर और थियोडर लेविट भाई ने कुछ बोला था, वर अमंग द फर्स्ट टू एजिटेट द इशू थ्रू देयर राइटिंग्स। दे emphasized that the first step in the business planning endeavor, every business must confirm and clarify the corporate mission and definitely define accurately the business of the firm engaged in. They also explain toward facilitating the task the firm should raise and answer certain basic questions. देखो पीटर ड्रकर और थ्योरेट लेविट भाई ने याद है ना कुछ पॉइंट्स बताए थे, क्या पॉइंट्स बताए थे कि यार मेरा मिशन क्या है, मेरा एंड गोल क्या है, मैं कौन से पर अभी बिजनेस में हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, देखो मैं कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्या मेरे को अपने बिजनेस के बारे में समझ में आता है, मैं किन लोगों को कस्टमर्स को सर्व करना चाह रहा हूं, ठीक है। विच ह्यूमन नीड्स, कौन सी नीड्स में सेटिस्फाई करना चाह रहा हूं, बात खत्म। इसमें से कोई 5 पॉइंट लिख के आता ना अपना डन हो जाएगा। ये करने के बाद यहां तक हमने पूरा का पूरा आधे घंटे के अंदर अपना सारा कंसेप्ट रिवाइज किया है। अब हम लोग फटाफट से बाकी बचा हुआ अपना पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। तो देखो हमने कितने प्यारे तरीके से दो अपने लेक्चर्स भी रिवाइज किए ना, ठीक है गाइस। चलो तो अब अपन स्टार्ट करेंगे नया वाला लेक्चर। उससे पहले 1 मिनट का ब्रेक मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग भी फटाफट से 1 सेकंड का मतलब सॉरी 1 मिनट का ब्रेक ले लो। चलो गाइस फटाफट से पानी वानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ, उसके बाद अपन क्लास स्टार्ट करें। आज की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा लेक्चर मैं आपको डालूंगा जिसमें हम सारे स्टडी मैट के इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। और अमित भाई एमटीपी आरटीपी वाले क्वेश्चंस तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करी जाएगी ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। हमारा मेन काम होगा स्टडी मैट के तो सारे क्वेश्चंस अपन कवर कर ही लेंगे। और एट द एंड ऑफ द क्लासेस मतलब सारी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया करूंगा कि यार देखते हैं क्या वो क्वेश्चंस। सबसे पहले देखो यार इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्टडी मैट में इंपॉर्टेंट है कि हम पूरा का पूरा सॉरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है कि हम पूरी की पूरी स्टडी मैट जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है हम वो याद करके जाएं, क्वेश्चंस इसी के अंदर से आएंगे। तो इसमें ये इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन बैंक की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। क्यों, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि सारे क्वेश्चंस इसी में कवर्ड है। ठीक है गाइस, चल अच्छा अमित भाई अगर क्वेश्चन बैंक की इंपॉर्टेंस नहीं है तो आप फिर हमें क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड क्यों करते हो। देखो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड इसलिए की जाती है ताकि आपको पता चल सके कि यार मेरे पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस पैटर्न पे पूछ रहा है, मेरे को क्या आंसर लिख के आना, उसके लिए क्या आंसर है, और जब मैं अपना इवेल्युएशन करूं तो मैं देख सकूंगा। सिर्फ इस चीज के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मेन फोकस बुक पे ही होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक तो ऐसे हवा वाली चीज। चलो गाइस तो अपन आज का नया लेक्चर फ्रेश लेक्चर स्टार्ट करें क्या, आ जाओ फटाफट से। परफेक्ट, क्या आप लोग ये देख सकते हो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। हाँ चलो आ जाओ, अब हमारा टारगेट है ये कंप्लीट करना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट्स देयर विजन एंड मिशन इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अपन ने पढ़ा था ना, सबसे पहले विजन आता है,
फिर उसके बाद मिशन आता है, उसके बाद गोल्स आता है, ऑब्जेक्टिव्स। जनरली गोल एंड ऑब्जेक्टिव एक साथ ही चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अमित भाई आएगा, मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आएगा मेरा विजन, जो कि लॉन्ग टर्म प्लान होता है। उसके बाद कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि यार मैं अभी कहाँ पे खड़ी हूँ और क्या चीजें वर्क कर रही हैं। उसके बाद कंपनी अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करती है। डन, चल डन। As such, the terms objectives are synonym with the goal. Generally दोनों का एक ही मतलब है, मैंने बोला ही था कि ये तीनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं, बस डिफरेंशिएट कहाँ पे करना है वो देखना है। However, some authors can attempt to distinguish between the two. देखो कैसे दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स दैट डिनोट द फ्यूचर स्टेट्स एंड आउटकम्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स, इसको अपन ब्लू में करते हैं। Objectives are the close-ended attributes which are precise and expressed in the specific terms. देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगला लाइन भी पढ़ते हैं। Thus the objectives are more specific. Second वाला point, objectives are more specific and translate the goals to both long-term and short-term perspective. ये क्या बात हुई अमित भाई, देखो मेरी बात सुनो। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों जनरली एक ही चीज होते हैं, पूरे इंटायर में एक ही बात होती है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन सिर्फ 2 नंबर के लिए पॉइंट आ सकता है जो इनसे पूछा गया है कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में फर्क क्या है। गोल्स जो होता है ना मेरा ओपन एंडेड होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे 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 मैं बताता हूँ, मेरा गोल पता है अभी क्या है, आपका गोल क्या है, मेरा तो छोड़ो, चलो मेरे तो, मैं अगर मैंने अपने लिए मिशन विजन पकड़ा है ना, मैं आपके लिए गोल्स ऑब्जेक्टिव पकड़ता हूँ। आपका गोल है कि यार मेरे को मई 24 वाले एग्जाम्स अपने क्लियर करने हैं, ठीक है। अपना यही टारगेट बना के चल रहे हैं अपन, मई 24 या नवंबर 24 जो भी एग्जाम है अपन वो क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। ये अपना एक ओपन एंडेड गोल हो गया जो मैंने फिक्स कर दिया कि ये तो मेरा टारगेट है भैया। गोल बराबर गोल इज इक्वल टू फाइनल टारगेट, जो मैंने सेट कर लिया कि ये तो मेरे को करना ही करना है। अब उसको करने के लिए ना आप रोज का प्लान बना रहे हो, डेली प्लान्स, ठीक है। आ जाओ यहां पे, डेली प्लान्स, ऑब्जेक्टिव लिखता हूं। आप डेली के प्लान्स बना रहे हो कि यार मेरे को डेली सुबह इतने बजे उठना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे के लेक्चर्स लेने, टाइमली सब कुछ कंप्लीट करना है, फर्स्ट रिवीजन करना है, सेकंड रिवीजन करना है, थर्ड रिवीजन करना है। डेली के अपन टारगेट्स बना रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से, टाइमली क्लास कंप्लीट करो, लर्न करो, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन। तो ये अपन टारगेट्स बना के चल रहे हैं, इनको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, एकदम स्पेसिफिक। बड़ा ऐसे खुला हुआ नहीं है। देखो बड़ा टारगेट क्या है भैया, पास करना अपने को इंटरमीडिएट पास करना है। करने के लिए जो मेहनत चाहिए, रोज की मेहनत, रोज 12 घंटे पढ़ना, रोज क्लास कंप्लीट करना, रोज जो पढ़ा है उसको याद करके सोना, ये सारी प्रिसाइज छोटी 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 चीजें हैं जो मेरे को एंड गोल पे पहुंचने के लिए मदद करती हैं। ये इन चीजों को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स। इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, प्रिसाइज, छोटे से, एक्सप्रेस्ड इन द स्पेसिफिक टर्म्स। स्पेसिफिक टर्म्स कैसे, मैंने बता दिया, 12 घंटे मतलब 12 घंटे पढ़ना है, रोज के 2 लेक्चर लेने मतलब 2 लेक्चर लेने, रोज के 20 पेज याद करके सोने मतलब 20 पेज याद करके सोने। स्पेसिफिक टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है। समझ में? गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच का फर्क, गोल्स बड़े होते हैं, क्या, मई 24 पास करना। ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक होते हैं, प्रिसाइज होते हैं कि यार मेरे को रोज पढ़ना है, रोज लेक्चर याद करने हैं, रोज रिवाइज करना है, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, तब जाके अपना गोल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आया? डन, बहुत ज्यादा अच्छे। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सुनो। ऑब्जेक्टिव्स आर, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 नंबर के लिए पूछ सकता है, बस 2 नंबर के लिए। ऑब्जेक्टिव्स आर ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस टारगेट, मतलब टारगेट सेट कर लेती है कि भैया मेरे को ये परफॉर्म करना है। कैसा टारगेट? अभी अपन ने एग्जांपल लिया कि रोज 12 घंटे पढ़ने वाला टारगेट, परफॉर्मेंस टारगेट आप भी सेट करते हो, कंपनीज भी सेट करती हैं। द रिजल्ट्स एंड द आउटकम्स इट वांट्स टू अचीव, मतलब कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस टारगेट
12 आवर्स स्टडी। रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स चाहिए इसको? डेली स्टडी एंड द आउटकम्स सीए इंटर पास it wants to achieve. They functions as yardsticks for tracking and organization performance. Yardsticks मतलब ये रोज की रोज अपने को ट्रैकिंग करने में मदद कर सकते हैं। कैसे? आज यार अपन 10 घंटे ही पढ़ पाए, कल 12 का 14 करना पड़ेगा। ये चीज अपन ट्रैक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैं ऐसे पढ़ रहा था, अपना रिकॉर्ड कैसे बनना चाहिए? मेरे को रोज के 12 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन बनता कैसे है? ये 12 घंटे, ये मान लो 6 घंटे, ये मान लो 13 घंटे। ऊपर तो जाने के बहुत कम चांसेस होते हैं। कभी ऐसे गया, फिर कुछ दिन पढ़ा, फिर एक दिन ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे बहुत चला गया, 6 घंटे तक चला गया। अपन ने सोचा यार वापस आना पड़ेगा, करते 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 फिर कुछ वैसे आया, फिर कुछ ऐसे आया, फिर ऐसे चलता गया, फिर अपन ने ऐसे 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 चलाया। तो ट्रैक करने में मदद करता है कि मैं पहले दिन यहाँ था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है? ऑब्जेक्टिव्स बस 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 ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस टारगेट है कि मेरे को ये वाले टारगेट अचीव करने हैं। सबसे पहला टारगेट तो है, पता है, आप इसको अपने ये जो एग्जाम वाला दिया मैंने एग्जाम्पल, उसी से कंपेयर कर लो। सबसे पहला मेरा टारगेट तो है, रोज का जो मैं टारगेट सेट करता हूँ, कैसा टारगेट है? परफॉर्मेंस टारगेट है। और क्या है? रिजल्ट्स जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, और आउटकम्स जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। बात खत्म। ये क्या करता है? अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करता है कि यार मैं आज कितना था, कल कितना पढ़ा, परसों कितना पढ़ूंगा। डन? समझ में आया? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑब्जेक्टिव्स होता ही है यार। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास विजन होगा, विजन होगा तो मिशन होगा, मिशन होगा तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब एक बात बताओ, एक स्कूल है, ठीक है, बहुत बहुत एकदम पिद्दी सा एग्जांपल है। एक स्कूल में हो, स्कूल है तो क्लासेस होंगी, क्लासेस हैं तो बेंच होंगे ना यार, बेंच है तो बच्चे तो होंगे ना यार। सीधी सी बात है कि नहीं? ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है कि नहीं? तो अगर ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास विजन होता है, विजन होगा तो मिशन भी होगा, मिशन होगा तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे ही होंगे ना यार। सीधी सी बात है। बस द परस्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज एन अनएंडिंग प्रोसेस। ये ठीक है, ये उतना काम का नहीं है, तो अपना हाईलाइट ये पॉइंट था। और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ये वाला पॉइंट था। Objectives with strategic focus relate to outcomes that strengthen an organization's overall business positions. But objectives to be meaningful to serve the intended role must possess the following characteristics. Important question. Important question. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज objectives to be meaningful serve the intended role must possess the following characteristics. तो क्वेश्चन है हमारा what, अरे रे भैया आपने, what are characteristics of किस चीज का? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। आपको कोई 5 या 6 पॉइंट्स लिख के आने हैं, बात खत्म हो जाएगी। तो छोटे छोटे वाले पॉइंट्स पकड़ेंगे ना। चलो स्टार्ट करें। मैं सबसे पहले छोटे वाले पॉइंट्स पकड़ाता हूं। सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव हमारा चैलेंजिंग होना चाहिए। अगर आसान ऑब्जेक्टिव होगा, अगर मैं बोल दूं भैया 6 घंटे पढ़ना है, वो तो तुम कैसे भी हंसते खेलते पढ़ लोगे, तब थोड़ी पास होता है। पास कौन कब होता है? हीरा कौन बनता है? जब कोयला पूरे प्रेशर में आता है ना, तब जाके वो हीरा बनता है। जब लोहा तपता है ना, हथौड़ा पड़ता है, तब जाके वो निखर के उसकी मेन वैल्यू आती है। तो ये वाला पॉइंट है हमारे पास। चैलेंजिंग होना चाहिए, इजी हो जाएगा तो कोई भी अचीव कर लेगा ना, फिर तो कोई भी सी इंटर पास कर लेगा, लेकिन सबको एक सी इंटर पास नहीं कर सकते ना। इसीलिए ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग। तो सबसे पहला, मैं आपके लिए सब कुछ करवा के दूंगा भैया, आसान टॉपिक्स भी लिखवा के दूंगा। ऐसा नहीं है कि ये लिख के आओगे तो आधे नंबर मिलेंगे, फुल ही एक में एक ही मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही लिख लेते ना। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी कैसे होने चाहिए? चैलेंजिंग। एक चैलेंजिंग होना चाहिए। ठीक है, अगला,
कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। क्या अपन ने ऊपर पढ़ा था कि ये एक प्रिसाइज और स्पेसिफिक होता है, मतलब 12 घंटे पढ़ना है तो 12 घंटे पढ़ना है, 3 लेक्चर लेने हैं मतलब 3 लेक्चर लेने ही लेने हैं। तो कॉन्क्रीट होना चाहिए और स्पेसिफिक फिक्स डिफाइन होना चाहिए। इसकी जगह पे स्पेसिफिक या फिक्स्ड भी लिख सकते हो। विजिबल है ना? हाँ विजिबल। कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक होना चाहिए। तो सेकंड वाला पॉइंट अपना यहां से उठ के आ गया। डन, ठीक है। और थर्ड, शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, ताकि मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से मेजर कर सकूं। देखो, मैं अगर सिर्फ ये बोल दूं मेरे को पढ़ना है, बात खत्म, तो कल भी पढ़ा था आज भी पढ़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने बता दिया मेरे को रोज 12 घंटे पढ़ने, क्या मैं मेजर कर सकता हूँ ना? कल 12 घंटे पढ़ा था, आज तो 11 घंटे ही पढ़ पाया, कल तो 13 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। क्या मैं मेजर कर सकता हूँ? हाँ। और कंट्रोल कर सकता हूँ फिर खुद को? हाँ। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है कि मेजर कर सकूं और कंट्रोल कर सकूं। ठीक है, डन। थर्ड पॉइंट कौन सा उठाऊं, कौन सा उठाऊं? ये उठाओ, ये तो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। शुड हेल्प। देखो, सबसे पहले क्या आता है? विजन, उसके बाद मिशन, उसके बाद गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। शुड हेल्प टू अचीव मिशन एंड पर्पस की जगह विजन, विजन भी लिख सकते हो। बस बात खत्म। ये हमें मिशन और विजन को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। अरे ऑब्वियसली ना यार, पहले विजन फिर मिशन, विजन बड़ा मिशन छोटा, उसके बाद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बस बात खत्म। तो ये मेरे को मेरे मिशन और विजन को अचीव करने में ऑब्जेक्ट हेल्प करेगा। ठीक है, डन डन डन। फिफ्थ, फिफ्थ अपन यहां लिखते हैं, प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल। स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देता है। क्या? एक 12 घंटे का स्टैंडर्ड टारगेट सेट है। अब बताओ तुमने इससे कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा? अगर कम पढ़ा है तो अगले दिन मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ा है तो खुद को एक चॉकलेट की शाबाशी दो और फिर से अच्छे से मेहनत में लग जाओ। तो ये मेरे को प्रोवाइड करता है। देखो, इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि यार अगर तुमने अच्छा काम किया है तो खुद को एक चॉकलेट दे दो, अगर कम मेहनत करी है तो अगले दिन ज्यादा मेहनत करो। ठीक है, तो मेरे को अप्रेजल करने में हेल्प कर देता है। बात खत्म। चलो अगला वाला पॉइंट, 6, बेस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। जो मैं फाइनल डिसीजन लेना चाहता हूं ना, जो मेरा फाइनल डिसीजन होना चाहिए, उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एक फाइनल बेस बना के देता है कि यार देखो, अपना ये टारगेट है, तुम्हारा मेन गोल क्या है? तुम्हारा मेन गोल है सी इंटर अचीव करना, सी इंटर पास करना है तुम्हें, तो उसके लिए ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। अब मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि यार अगर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरे पास 12 घंटे का टाइम है, तो मेरी सी इंटर निकल जाएगी। और अगर मैं कम पढ़ता हूँ, 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो फाइनल डिसीजन में ले सकता हूँ कि भैया इस बार मैं पास नहीं होने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो ये हमारे एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए बेस बनता है। लास्ट पॉइंट, 2 पॉइंट्स है। इट इज रिलेटेड, मस्ट बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम, मतलब मस्ट बी, मस्ट रिलेटेड टू टाइम फ्रेम। अब एक बात बताऊं क्या? मैंने बोल दिया मेरे को मई 24 में पास करना है, क्या मैंने टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया कि आने वाली मई 24 में पास करना है? अगर मैं ये बोल दूं आपको यार मेरे को पास करना है, बस सीए इंटर पास करना है, तो क्या मैंने कोई टाइम फ्रेम रखा? नहीं। तो फिर क्या कोई मेरा ऑब्जेक्टिव्स का फायदा होगा? नहीं, कोई फायदा नहीं। इस बार नहीं बना, अगली बार एग्जाम दे दूंगा, अगली बार नहीं बना, उसका अगला दे दूंगा, अरे चलता रहेगा। बापू के पास बहुत पैसे है, फुल टाइम ऐश की और कैश की। ये वाला टारगेट तो नहीं है ना अपना। अपना टारगेट है इस बार मई 24 में निकालना। इसीलिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हमेशा हमेशा टाइम के अंदर बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं कि करना है तो भैया इतने में करना है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? जैसे फिर वही वाला एग्जांपल, 12 घंटे पढ़ना है तो एक दिन में 12 घंटे पढ़ना है, ये नहीं एक हफ्ते में 12 घंटे, एक दिन में 12 घंटे। ठीक है गाइस, डन। ये भी अपना हो गया।
सेवेंथ और लास्ट, should define the organization relationship with the environment and different objectives should correlate with each other. तो जितने इतने सारे अपने पास ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो सारे एक दूसरे से मिलने चाहिए. अगर मैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव बना दूं, बताऊं कैसे? एक ऑब्जेक्टिव बनाया मैंने 12 घंटे पढ़ने का, ठीक है. दूसरा ऑब्जेक्टिव बनाया मैं एक दिन में 10 लेक्चर लूंगा. कोई तुक है? चांसेस है? पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है. तो वही एक ऑब्जेक्टिव दूसरे ऑब्जेक्टिव से मैच करना चाहिए, शुड कोरिलेट विद ईच अदर. बात खत्म. हमारे पास इतने ही टॉपिक्स है, इनमें से जो 5 प्यारे से मैंने ऊपर आपको लिखवा दिए, कौन कौन से? यार मेरा ऑब्जेक्टिव जो है ना चैलेंजिंग होना चाहिए, ठीक है. यार मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो कॉन्क्रीट और फिक्स्ड होना चाहिए. यार मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो मेजरेबल होना चाहिए, मैं मेजर कर सकूं. दूसरा, फिर थर्ड हो गया. फोर्थ, एक बेंचमार्क प्रोवाइड करना चाहिए इवैल्यूएशन के लिए. पांचवा, टाइम फ्रेम के अंदर बाउंड होना चाहिए. मेरे को मेरे मिशन और विजन को अचीव करने में हेल्प करना चाहिए. 6 पॉइंट्स तो यही हो गए, बस लिख के आ जाओ, बात खत्म. प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर ऑपरेशन और फाइनली इट हेल्प्स टू टेक बेस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. बात खत्म, डन. इतना सा बात है. अब मैंने आपको बताया ना, हमारे पास शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं. शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव डेली के टारगेट्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स मैंने मंथली बना लिया कि मेरे को इस महीने में कॉस्ट, एफएम, एसएम ये पेपर तो खत्म करना है ताकि मैं अगले महीने में ऑडिट उठा सकूं. ठीक है गाइस, सेकंड ग्रुप वाले बच्चों के लिए अगर मैं बोल रहा हूं, मैं अपने सब्जेक्ट सिखाऊंगा ना, ठीक है. तो ये अपना टारगेट है. डेली के टारगेट 12 घंटे पढ़ने, ताकि मैं बड़ा टारगेट, मंथली टारगेट कॉस्ट, एफएम, एसएम वाला अचीव कर सकूं. ठीक है गाइस, तो ऑब्जेक्टिव्स बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं. डन. चलो उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं. ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन द काम का नहीं है. जो चीज काम की नहीं है बेमतलब उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट, चलो पढ़ा देता हूं यार, फिर बोलोगे हमने मिस करवा दिया. ऑब्जेक्टिव्स शुड बी सेट विद इन द कॉन्स्टेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. मेरी बात सुनो, जब मैं ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करता हूं ना, 2 चीजों पे फोकस रखता हूं. ये अपने पास पता है, अब जब पढ़ा ही दिया है तो बता देता हूं. ये मेरे पास अगर पूछना चाहे तो वो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकता है. क्या पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव कौन सी 2 चीजों को देख के बनाना चाहिए. सबसे पहले मेरे पास क्या रिसोर्सेज है. एक बात बताओ, अगर आप ऑफिस जाने वाले बंदे हो, ठीक है, मान लो कोई काम करते हो घर में, मतलब कुछ भी छोटा मोटा काम करते हो, दुकान, पापा की दुकान पे बैठते हो, कुछ भी, तो क्या आप 12 घंटे की पढ़ाई निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, मुश्किल है. तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है क्या. दूसरा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोले तो मान लो आप ऐसी जगह पे रहते हो, जहां पे आसपास शादी वाले हॉल है, ठीक है, वहां पे रोज रात को 6 बजे के बाद डीजे डिच बजने लगता है. तो क्या मैं 6 बजे के बाद पढ़ पाऊंगा? नहीं, 6 बजे के बाद पढ़ ही नहीं पाऊंगा. तो क्या मैं उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव सेट करूं? नहीं. तो मेरे पास पहले से घंटे कम है. तो मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं और क्या मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है. इन दोनों को देख के अपना ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा. देखा, सिर्फ एक अपन ने एग्जांपल लिया ना अपनी पढ़ाई वाला, May 24 एग्जाम्स वाला, उसके बेसिस पे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों क्लियर कर दिए. डन. A need for both short-term and long-term objectives. As a rule, companies set of financial and strategic objectives ought to be include both short-term and long-term performance target. बोलता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स होता है ना वो शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है. तो अमित भाई ने पहले ही बताया आपको. हैविंग क्वार्टरली और एनुअली फोकस अटेंशन ऑन डिलीवरिंग इमीडिएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स, टारगेट्स टू बी अचीव्ड विद इन 3 to 5 years फ्रॉम. मतलब देखो कंपनी के टारगेट कौन कौन से होते हैं. कंपनी के टारगेट होता है एक, तो सबसे पहला कि यार क्वार्टरली बनाता हूं कि भैया इस क्वार्टर में इतनी प्रॉफिट आ जाना चाहिए. फिर साल का बनता है, फिर 5 साल का बनता है, फिर 10 साल का बनता है, फिर मिशन और विजन, ऐसे लंबे वाले टारगेट्स आते हैं. समझ में आया? ठीक है. A company that has an objective of doubling the sales within 5 years can't wait until the 3rd or 4th year to begin growing its sale. ये बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है. पता है क्या, मैंने सोचा 5 साल में ना, अच्छा एक सेकेंड ना, हाँ, मैंने सोचा 5 साल के अंदर मेरी सेल्स डबल हो जानी चाहिए. ठीक है, तो क्या मैं चौथे साल की 31 दिसंबर को वेट करूंगा क्या देखने के लिए कि भैया 5 साल में मेरी डबल हुई या नहीं हुई? नहीं, मैं आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दूंगा. सबसे पहले मैं देखूंगा कि यार मेरे जो इस साल का महीना आ रहा है ना, क्या उसकी सेल्स डबल हो पाई?
नहीं, चलो कोई बात नहीं। मैं क्वार्टर पे ट्राई करूंगा, क्या मेरे क्वार्टर की सेल्स में डबल कर पाया? नहीं कर पाया। फिर मैं एक पहला साल देखूंगा, क्या मैं पहले साल में अपनी प्रॉफिट को डबल कर पाया? नहीं। फिर दूसरे साल पे देखूंगा, फोकस करूंगा, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे, ऐसे जाके देखूंगा चीजें। ठीक है, तो लास्ट में ही नहीं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स चलते हैं। ठीक है, चलो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स तो अपन समझ सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स बन सकते हैं अपने डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो गोल्स बनते हैं ना, वो किस किस चीजों के लिए बनते हैं? टू अचीव द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी, स्ट्रेटेजिक प्लानर्स एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से एरिया के लिए, किस किस चीजों के लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं? तो आ जाओ, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूं, वो लिख लो। सबसे पहला लॉन्ग टर्म, एक सेकेंड, सबसे पहला लॉन्ग टर्म प्लान नॉर्मली अगर कोई कंपनी बनाती है तो बनाती है प्रॉफिट के लिए, कि मैं चाहती हूँ 5 साल में मेरा प्रॉफिट डबल हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई कंपनी बनाती है ना अपना लॉन्ग टर्म प्लान, तो बनाती है प्रोडक्टिविटी के लिए। अमित भाई प्रोडक्टिविटी, एक सेकेंड, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी बोले तो कि कंपनी कितनी एफिशिएंसी से, कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, कितना मेहनत से अपने माल को टाइमली और परफेक्टली प्रोड्यूस कर पा रही है। मतलब जैसे मान लो पहले पता है क्या करते थे, मैं नया नया कोई लेबर लेके आया, ठीक है, अपने ऑफिस का एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई नया नया टाइपिस्ट लेके आया, ठीक है, वो भाई साहब पता है क्या करता था, एक दिन में 20 पन्ने टाइप कर सकता था। मेरे को क्वेश्चन बैंक मेरी बड़ी है, मेरे को चाहिए ज्यादा टाइम। तो धीरे 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 मैंने उसको ट्रेन किया, मैंने उसको समझाया, मैंने बोला भाई कैसे अपन बनाते हैं फटाफट से। एक महीने के अंदर वो मान लो 20 से 25 पेज पे आया, अगले महीने 35 पेज पे आया, उसके अगले महीने 50 पेजेस पे पहुंच गया। तो क्या मेरी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, मेरी जो मैं आउटकम दे रहा हूं वो बढ़ गया ना? ये होता है, ये कंपनी प्लान करती है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कि मैं पूरे मार्केट में कॉम्पिटिटर से मेरी क्या पोजीशन है। मैं सोच रहा हूँ जैसे मैं सोचता हूँ भैया पता है अगले 5 साल में ना मैं सामने वाली पार्टी से ज्यादा कमाने लग जाऊंगा, सामने वाले कॉम्पिटिटर को डिफीट कर दूंगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव पोजीशन। इंप्लॉय डेवलपमेंट, कई कई अच्छी कंपनीज भी होती हैं जो बोलती हैं कि यार मैं चाहती हूँ कि जो मेरा इंप्लॉय है ना 5 साल में और ज्यादा एफिशिएंट हो जाए, और ज्यादा डेवलप कर जाए। तो जैसे मान लो सोचेंगे कि कंपनीज इंप्लॉय डेवलपमेंट के बारे में, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, कंपनी सोचेगी यार मैं स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाऊंगी, ठीक है, और अभी मेरे पास 100 इंप्लॉयज है ना, देखना अगले 2 सालों में मैं 300 इंप्लॉयज के साथ काम कर रही हूँ, इतना काम होगा मेरे पास। तो इसको बोलते हैं इंप्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय रिलेशंस, एम्प्लॉय रिलेशंस भी सुधारना चाहती है। बहुत सारी कंपनीज होती है जो बोलती है कि यार अपने ऑर्गेनाइजेशन में ना लोगों के बीच में खिटपिट बहुत है, देखना अगले 5 सालों में मैं ऐसा स्ट्रक्चर लेके आऊंगी कि सब लोग, अगर किसी को काम होगा तो वो किसी से भी बोल सकता है, किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो डायरेक्ट हायर अथॉरिटी के पास जा सकता है। ऐसा वाला स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना चाहूंगी, रिलेशनशिप बेटर करना चाहूंगी। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, यार पता है जैसे मान लो आज इलॉन मस्क खड़ा होके बोल दे, देख लेना भैया अगले 10 साल के अंदर अंदर स्पेसशिप के मामले में सबसे टॉप पे एलॉन मस्क भैया होंगे, मान लो अगर वो आज आके बोल दे तो दिस इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक की जो रिस्पॉन्स, पब्लिक के टुवर्ड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको 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 मैं बेटर कर दूंगी। तो हमारे पास सिर्फ 7 स्टेजेस हैं, शायद 7 ही होंगे मेरे को जितना याद है, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या बात है अमित भाई, याद है अपने। या तो ये एमसीक्यू में पूछ लेगा, या फिर मेरे पास ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा। पता है जहां पे एक और ट्रिक बताता हूँ, जहां पे सिर्फ वर्ड्स है ना वो आधे नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे 7 पॉइंट्स है तो ये 3 नंबर के लिए पूछ लेगा अपन से, कभी पूछेगा तो क्या पूछेगा कि मेरे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से एरियाज के लिए सेट किए जाते हैं। सबसे पहला सेट किया जाता है प्रॉफिट के लिए, ठीक है, दूसरा सेट किया जाता है कि मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकूं, तीसरा कॉम्पिटिटर से ऊपर जा सकूं, चौथा इंप्लॉयज के साथ रिलेशनशिप अच्छे कर सकूं, और इंप्लॉयज के साथ डेवलपमेंट कर सकूं, इंप्लॉय की डेवलपमेंट कर सकूं, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप पे जा सकूं, और पब्लिक के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी कर सकूं। तो एक काम करते हैं, इसका कोई कोड बना दूं क्या? एक प्यारा सा कोड बना के देखते हैं। डबल पी डबल ई सी टी पी, अच्छा ट्रिपल पी है,
हाँ, पता है क्या, पी टी सी, बात खत्म। अमित भाई कितना बकवास बनाया है। पीटीसी, पता पीटीसी तो पता है आपको, पीटीसी पंजाब का एक चैनल है, बहुत ही प्यारा, पीटीसी पंजाबी, बहुत प्यारा चैनल है। तो इसके लिए एक ही ट्रिक बन गई बहुत प्यारी सी, क्या, पी टी सी, है तो फनी सी लेकिन ठीक है। पी, तीन पी, कौन कौन से, सबसे पहले बता दो कौन कौन से तीन पी। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी, एक प्रोडक्टिविटी, और पब्लिक के साथ रिलेशन। टी में क्या, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ई से इंप्लॉय के साथ रिलेशनशिप और इंप्लॉय की डेवलपमेंट, और लास्ट में सी से क्या करूंगा मैं, सी से कॉम्पिटेटिव पोजीशन अपनी बढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, फिर से पी, तीन पी, टी टी डबल ई सी, पीटीसी, पीटीसी पंजाबी। जो लोग पंजाबी होंगे ना उनको पता होगा पीटीसी पंजाबी, है ना भरावा, पता तनु पीटीसी पंजाबी। चलो बहुत बढ़िया, मेरे को आती है थोड़ी बहुत पंजाबी। ठीक है गाइस, चलो 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 फटाफट से। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स represents the results expected from pursuing the certain strategies। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पता है क्या होते हैं, अरे यार लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि मैं क्या प्लान कर रहा हूं, मैं क्या रिजल्ट अपने अचीव करना चाह रहा हूं। ये देखो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सर्टेन स्ट्रेटजीज। मैं 5 साल में क्या अचीव करना चाहता हूं, उसके लिए स्ट्रेटजीज लगाऊंगा ना, बात खत्म। स्ट्रेटजीज represents the action to be taken to accomplish the long term objectives। Time frame for objectives and strategies should be consistent, usually from 2 to 5 years। अरे बकवास है, पता है क्या बोल रहा है, सुनो। वैसे पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, पॉइंट इंटरेस्टिंग है, दो चीजों को जोड़ा गया है। पता है क्या, ये देखो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लिखना चाहो तो बुक के बगल में लिख लेना ध्यान से, और एक होता है स्ट्रेटेजी। पता है भाई ने क्या बोला, भाई ने बोला कि मेरे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पता है क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स वो हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जिनको जिनके जिनके लिए मैं अपनी स्ट्रेटेजीज बनाता हूं। ठीक है, एंड रिजल्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज, मतलब मैं किस चीज के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा हूं उसको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ये देखो, what is expected from the strategies, end result of the strategies, और what is expected from the strategies। अब एक ही चीज को ना मैं दो तरह से, इस नाक को ना यहां से भी और घुमा के भी पकड़ के दिखाऊं, फ्रॉम स्ट्रेटेजी। अब सुनना मेरी बात, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे प्लान बनाया है 5 साल में कि मेरे को कुछ करना है, उसके लिए मैं धीरे 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 स्ट्रेटेजी बनाऊंगा ना, तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव उसको बोलते हैं जो मेरी स्ट्रेटेजीज का एंड रिजल्ट, गोल होता है। ठीक है, फाइनल पॉइंट होता है। और स्ट्रेटेजी किसको बोलते हैं, स्ट्रेटेजी बोलते हैं वो एक्शंस, स्ट्रेटेजी का मतलब एक्शंस टू अचीव माय लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लो, मतलब बिल्ली कौन, जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती है। चलो सबसे पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मतलब वो चीज जिसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, जो स्ट्रेटेजी का एंड गोल है। और स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी वो एक्शन है जो मेरे को लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करती है। बस एक ये दोनों को जोड़ के एक ही बात, डन। चल शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात सुन लो यहां पे। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कैन बी आइडेंटिकल टू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, हो सकता है। देखो कैसे, यार मेरा 5 साल में टारगेट था कि मैं सेल्स को डबल कर दूं, उसके लिए मैंने अभी क्या देखा, क्या मेरे क्वार्टर की सेल्स डबल हुई, टारगेट तो दोनों का सेम ही रहा ना। ठीक है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी परफॉर्मिंग एट द टारगेटेड लॉन्ग टर्म लेवल, फॉर इंस्टेंस इफ द कंपनी इज एन ऑनगोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ 15% प्रॉफिट, हर साल पे मेरे को 15% प्रॉफिट चाहिए, एंड करेंटली अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, then the company's long term and short term objectives for increasing profit coincide। अरे मान लो मैंने टारगेट किया कि मेरे को 5 साल में 20% प्रॉफिट पे काम करना है। ठीक है, मैं सबसे पहले देखूंगा क्या मैं अभी 20% पे काम कर रहा हूँ, पहले महीने में नहीं कर रहा, पहले क्वार्टर में नहीं कर रहा, एक साल में 20% पे आ गया, दूसरे पे 20 पे आ गया, तो 5 साल का टारगेट मैं 2 साल में ही अचीव कर लिया।
तो मैं हर साल देखता रहूंगा क्या 5 साल तक मेरे पास 20% ही अचीव हो रहा है या नहीं। ठीक है, बस बस बस। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन इन विच द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिफर फ्रॉम द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स occurs when the managers are trying to evaluate the organization performance and cannot reach the long term target in just 1 year। देखो देखो देखो, वही बात कहना चाह रहे हैं, सुनो मेरी बात। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैं बहुत सारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स रखता हूं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स 1, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स 2, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स 3। ठीक है, ये हो गया मेरा मंथली, ये हो गया मेरा क्वार्टरली, ये हो गया मेरा ईयरली। ठीक है, तो एक बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए मैं बहुत सारे छोटे 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 टारगेट्स रखता हूं। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं जनरली क्या चाहता हूं, मेरा शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे मान लो मैंने सोचा, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल 20% प्रॉफिट इन 5 years। ठीक है, प्रॉफिट को मैं बड़ा कर देता हूं। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स मेरा क्या होगा, मंथली, वेदर आई अर्न 20% पर मंथ। पर मंथ बोले तो मंथ का कितना बन जाएगा, 20% डिवाइडेड बाय 12, क्या मैंने इतना अर्न किया। ठीक है, प्रॉफिट टोटलिटी में नहीं, मतलब इस मंथ की जितनी सेल्स थी क्या मैंने उसका 20% अर्न किया। अब क्या मैंने जितनी सेल्स क्वार्टर में करी उसका मैंने 20% अर्न किया। क्या मैंने जितनी सेल्स साल में करी उसका 20% अर्न किया। मतलब मैं क्या चाहता हूं, मेरा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, यही तो चाहता हूं ना, तभी तो मैं धीरे 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 अपने गोल की तरफ बढ़ता हूं। बोलता है कब मैच नहीं करेगा, ये तभी मैच नहीं कर पाएगा जब मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा हूं। मान लो पहले महीने में मैं सिर्फ 12% कमा पाया, पहले क्वार्टर में सिर्फ 13% कमा पाया, पहले साल में सिर्फ 14% पे ही आ पाया, लेकिन सेकेंड ईयर में आई रीच टू द टारगेट ऑफ 20%। समझ में आया। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव मैच भी कर सकता है और मैच नहीं भी कर सकता है। ये ट्रू फॉल्स में पक्का पूछ लेगा कि मैच करता है क्या, कंपलसरी नहीं है मैच करेगा, मैच कर भी सकता है, मैच नहीं भी कर सकता। क्लियरली एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स हैज मेनी बेनिफिट्स। ये लो, बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। वैसे तो पता है बेनिफिट्स में आप ये भी लिख के आ सकते हो, क्या लिख के आ सकते हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वही बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, पर यहां पे दिया है तो क्वेश्चन लिख लेते। दे प्रोवाइड डायरेक्शन, अलाउ सिनर्जी, एड इन इवैल्यूएशन, स्टैब्लिश प्रायोरिटीज, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स, स्टिमुलेट एक्सर्शन एंड एड इन बोथ एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड डिजाइनिंग ऑफ द जॉब्स। इन सारी चीजों में अपने को बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है। कैसे, देखो ऑब्जेक्टिव्स मेरे को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते कि ये हाँ मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, एड इन इवैल्यूएशन, मतलब मेरे को बेंचमार्क क्रिएट हो जाता है ना, बेंचमार्क वाला कंसेप्ट याद है कि हर दिन मेरे को 12 घंटे पढ़ना है, तो पता चल जाता है कि मैं कैसे इवैल्यूएट करूं। स्टैब्लिश प्रायोरिटीज, मेरे को पता चल जाता है कि यार मेरे को 12 घंटे पढ़ने हैं ना, तो ठीक है मेरा पहला फोकस होना चाहिए मैं 12 घंटे का टाइम निकालूं, उसके बाद मैं टाइम निकालूंगा खाने का, पीने का, सोने का, सब कुछ करने का। ठीक है गाइस, तो प्रायोरिटीज पता चल जाती है। रिड्यूस द अनसर्टेनिटी, मैं अगर रोज पढ़ रहा हूँ, रोज 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो क्या मेरे को प्लान से डेविएट होने वाली, मतलब कोई दिक्कत ऐसी आएगी कि यार मेरा टारगेट खत्म नहीं हो पाया। लेकिन किसी महीने, किसी दिन 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, किसी दिन 5 घंटे, किसी दिन 4 घंटे, किसी दिन 3 घंटे, ऑब्वियस है ना मेरा टारगेट मीट नहीं हो पाएगा। मिनिमाइज द कंफ्लिक्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ना लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कोई ऐसे काम कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर पहले से ही सेट होंगे कि अपने को करना ही यही है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, एंड एड इन एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब 12 घंटे पढ़ने हैं तो मेरे को पता रहेगा कॉस्ट कितना पढ़ना है, एफएम कितना पढ़ना है और एसएम पे कितने घंटे देने हैं। बस बात खत्म। ये मेरे पास बेनिफिट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है, जो अगर पूछे तो ऑब्वियसली अपने को यही वाला पॉइंट लिख के आना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो लेकिन मैच नहीं करेगा तो वो नंबर नहीं देगा, तो अपने को ये वाला पॉइंट लिख के आना है।
डन गाइस, समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? अब अपन वैल्यूज वाला टॉपिक उठाने वाले हैं और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल वाला। वैल्यूज बस, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल और ये खत्म। सिर्फ 1 2 3 प्यारा सा 3 पेजेस बच रहे हैं। ठीक है गाइस, तो चलो 1 मिनट हो गया ना, मैं एक बार पानी वानी पी लेता हूँ, आप भी एक बार पानी पी लो। 1 मिनट नहीं सॉरी 1 घंटे हो गए, तो मैं भी पानी पी लेता हूँ, आप भी पानी पी लो। उसके बाद अपन ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे। आधे घंटे बोलते बोलते ना गला सूखने लगता है, गला सूख गया मेरा। ये डायलॉग है, पता नहीं किसी फिल्म का है या कार्टून का है, मैं पक्का कार्टून ही देखा हूँ। ओहो, ये बाल इधर किधर से निकल गए। क्लास में बैठे हैं अपन, थोड़े से स्मार्ट लगने चाहिए। हाँ, अब लग रहे हैं ना सही, एकदम फिट फाट, गुड। और बताओ गाइस, 1 मिनट का अपना ब्रेक है। समझ में आ रहा है लेक्चर? बढ़िया चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी भी तरह की, किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत? बिल्कुल, बहुत ज्यादा अच्छा। चलो गुड, वेरी गुड। अब अपन अगला तभी ब्रेक लेंगे जब ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। ठीक है गाइस, आ जाओ। तो अभी अपन ने बहुत प्यारे तरीके से ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा है ना। ऑब्जेक्टिव्स का मेन टारगेट अपन ने पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। क्या थी, एक बार फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो अमित भाई। बहुत प्यारी प्यारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। टाइम फ्रेम होता है, अपने को इवेल्युएशन करने में मदद करता है। फिर उसके बाद अपने को और क्या क्या चीजें करता है, टाइम फ्रेम रखता है, इवेल्युएशन में मदद करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, उसके लिए बेस बना के देता है, प्रिसाइज होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है। और क्या होता है, और क्या होता है बता दो मेरे पास। एकदम फिक्स्ड मेरे पास टारगेट रखता है कि यार मेरे को इतना करना है तो इतना ही करके चलना है। ठीक है, डन, खत्म। चलो, ये बात हमारे पास पॉइंट्स थे। उसके बाद बेनिफिट्स हमने देख लिए, बेनिफिट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स भी देख लिया। अब हमारे पास वैल्यूज। वैल्यूज किसको कहते हैं पता है? अगर मैं वैल्यूज को हिंदी में लिखना चाहूं ना, आप लोग मेरे को रोकना मत, बट इसका एग्जैक्टली मतलब यही होता है। संस्कार, एकदम सही। हमने कभी ये वाला टर्म सुना है यार, इसके माँ बाप ने तो इसको वैल्यूज ही नहीं सिखाई। क्या वैल्यू है तेरी यार? बिल्कुल भी माँ बाप ने इसको कुछ भी नहीं सिखाया। तो कंपनी के भी लिए क्या मैं एग्जाम में संस्कार वर्ड यूज कर सकता हूँ? नहीं। बट वैल्यूज का एग्जैक्टली मतलब होता है कि संस्कार। एक कंपनी जब काम कर रही है तो किस एथिक्स पे काम कर रही है, किस अपने डिसीजन पे काम कर रही है, मतलब क्या सोच के चल रही है, कंपनी के दिमाग में क्या है कि मेरे को अच्छा बन के चलना है, या फिर साम दाम दंड भेद जैसे भी हो सिर्फ अपना काम निकलवा के चलना है। ये वाला जो कंसेप्ट है इसको वैल्यूज बोला जाता है। कि कंपनी जब काम कर रही है, द वे कंपनी इज वर्किंग, द वे कंपनी इज अचीविंग इट्स टारगेट, द वे कंपनी इज परफॉर्मिंग इट्स टास्क इज नोन एज वैल्यूज। मतलब किस तरीके से। बहुत सारी कंपनीज क्या होती है, बोलती है कि नहीं, अपने को सही सीधे रास्ते पे चल के ही काम करना है। ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज क्या होती है, अरे भाई साम दाम दंड भेद लगा, पैसे देने हैं पैसे दे, घूस खिलानी है घूस खिला, काम खत्म कर। ठीक है, तो ये होता है दोनों की वैल्यूज में फर्क। बहुत सारी कंपनीज क्या बोलती हैं, मेरा काम डिले अगर थोड़ा हो जाए तो हो जाए, पर मेरे एम्प्लॉयज को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपने एम्प्लॉयज की, उनकी टाइम की, उनकी मेहनत की कदर करके चलता हूँ। और कुछ कंपनीज क्या बोलती हैं, अबे टारगेट है तो टारगेट है, रात भर बैठ सुबह तक बैठ जैसे भी बैठ, मेरे को टारगेट खत्म करके दे। तो ये उन कंपनीज की वैल्यू है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ध्यान नहीं देती। ठीक है, अब सुनो, ये कॉमन डायलॉग है, मतलब कॉमन नहीं, बहुत प्यारा डायलॉग है, हमारे रतन टाटा सर जी ने दिया था। उनके लिए तो हमेशा सर वर्ड ही निकलता है मेरे मुंह से। बिजनेस एज आई हैव सीन इट प्लेसेस वन ग्रेट डिमांड ऑन यू। बिजनेस बोलते हैं, बिजनेस जो है ना आपके ऊपर एक ग्रेट डिमांड प्लेस करता है। क्या मांगता है आपसे? इट नीड्स यू टू सेल्फ इम्पोज अ फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स, वैल्यूज, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी ऑन योर सेल्फ एट ऑल टाइम्स। मतलब रतन टाटा सर ने ये बोला कि बिजनेस जब आप करते हो ना, तो बिजनेस आपसे एक चीज मांगता है, धंधा सबसे पहले आपसे एक चीज मांगता है। क्या मांगता है? कि जब भी आप धंधा कर रहे हो, मतलब
ऑल द टाइम आपको खुद के लिए एक फ्रेमवर्क बना के चलना है। किस चीज का फ्रेमवर्क? एथिक्स का फ्रेमवर्क, कि भाई मैं कोई गलत तरीका नहीं यूज करूंगा। वैल्यूज का फ्रेमवर्क, यार मैं लोगों से अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगा, अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करूंगा, अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स पे फोकस रखूंगा। फेयरनेस, कोई भी बायसनेस नहीं करूंगा कि यार इस वाले जो मेरे को ज्यादा माल ले रहा है उस पर ज्यादा फोकस दूंगा, जो कम माल ले रहा है उस पर कम फोकस करूंगा, ये भी नहीं करके चलना। ऑब्जेक्टिविटी, एकदम अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव रहूंगा मैं ऑन योर सेल्फ एट ऑल द टाइम्स, हमेशा। ये रतन टाटा सर ने बोला था। एग्जाम में लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक है, अब आओ वैल्यूज वाले कंसेप्ट पे। अ फ्यू कॉमन एग्जांपल ऑफ द वैल्यूज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जाम में आएगा? एग्जैक्टली ट्रू फॉल्स के लिए आएगा कि वैल्यूज के कुछ एग्जांपल दो। इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, भरोसा मेंटेन करके चलूंगा। अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी, कि यार जो अगर मैंने बोला है ना कि ये काम मैं करके दूंगा, 2 दिन के अंदर आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, तो 2 दिन के अंदर ही होगा। ह्यूमिलिटी, लोगों को अच्छे से ट्रीट करना। यार अगर आप मेरे कस्टमर हो तो मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव आपकी प्रॉब्लम्स जो भी है सब कुछ अच्छे से ट्रीट होगी। इनोवेशन, हमेशा मैं एक ही, अब बताओ जो मैंने आज लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, क्या मैं जिंदगी भर यही लेक्चर रिकॉर्ड करता रहूं क्या? नहीं यार, जैसे जैसे बैचेस आएंगे और इनोवेशन तरीका करूंगा। अभी ऐसे पढ़ा रहा हूँ, क्या पता और अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, और कुछ एग्जांपल्स लेके आऊं, और कुछ टेक्निक्स लेके आऊं। एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब एकदम मेरे को डाइवर्स तरीके से पढ़ाना, ऐसा नहीं कि कॉन्स्ट्रिक्टेड होकर चलूं, बहुत ज्यादा, मतलब जितना मैं इंक्लूड कर सकूं, जितनी मैं नॉलेज ले सकूं, जितना मैं लोगों को समझ सकूं, उतना डाइवर्स होकर चलना है। ठीक है गाइस, चलो। बट वाई वैल्यूज आर सो इंपॉर्टेंट? वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है? A company's value sets the tone for how the people, एक सेकेंड, a company's value sets the tone for how the people of think and behave, नहीं नहीं नहीं, ऑफ नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, how the people will होगा। ये देखो, पता है क्या वैल्यू का मतलब? ये होता है एक कंपनी के जब वैल्यू सेट होती है ना, अगर मान लो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पता है कि यार अपन 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 क्या कर रहे हैं ना, अपन कभी भी घूस नहीं लेंगे, अपन सीधे तरीके से ही काम करने वाले हैं, तो कंपनी का वैल्यूज सेट करता है क्या? टोन, कि जो पीपल है ना, जितने भी लोग हैं उसके, वो कैसे बिहेव करेंगे, स्पेशली इन द केस ऑफ डिलेमा। देखो नॉर्मल सिचुएशन में अगर कोई नॉर्मल कस्टमर लेने आया, उसने सामान लिया, सब कुछ खत्म किया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा घूस देना चाह रहा है, उस टाइम पे कैसे लोग ट्रीट करेंगे ना, ये कंपनी की वैल्यूज ही डिफाइन करती हैं। अगर कंपनी में साफ पता है कि भैया घूस लेते हुए पकड़े गए ना, सीधा टर्मिनेशन, ऊपर से 2-3 महीने की सैलरी भी जो पुरानी थी वो भी आपको वापस करनी पड़ेगी, कोई घूस नहीं लेगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो ये वाली चीज है। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस। देखो ये वाला पॉइंट कि व्हाई आर वैल्यूज सो इंपॉर्टेंट। First, it sets the tone. It sets the tone for how people will think. Second, it creates a sense of shared purpose to build a strong foundation focus on the longevity of the company. मतलब यार आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि घूस घूस नहीं लेना, तो हम मिलके एक अच्छी टीम की तरह काम करेंगे जो कंपनी को ग्रो करने में मदद करेगी। ठीक है गाइस, चलो। Employees prefer to work with the employers whose values resonate with them. अगर मान लो मेरे को पता है मैं एक अच्छा आदमी, सीधा आदमी, भोला आदमी, ठीक है, शक्ल से भी दिखता है ना, मेरे को पता है कि इस कंपनी में ऐसा कोई भी रॉन्ग एनवायरनमेंट नहीं है, एम्प्लॉयज टाइम पे घर जा सकते हैं, कोई भी ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है, कोई भी घूस वाला सीन नहीं है, तो क्या मैं उसी कंपनी को प्रेफर करूंगा क्या? एग्जैक्टली, भले ही थोड़े पैसे कम मिल रहे हो लेकिन मैं उसी कंपनी में जाना चाहूंगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज प्रेफर टू वर्क विद द एम्प्लॉयर्स हुज वैल्यूज रेजोनेट विद देम। बस, थर्ड पॉइंट खत्म। The ones they can relate to in their daily work and personal life. Interestingly, majority of the consumers say that they would prefer to buy the products and services from the companies that have a purpose that reflects their own value and belief system. Hence, the values of both internal as well as external implications. मतलब internal implications कौन सा हुआ? लोगों को एक टीम बनाने में मदद करती है, एम्प्लॉयज उसी ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं जहां पे अच्छे वैल्यूज हो, मेरे वैल्यूज और आपके वैल्यूज मैच कर रहे हो। और पता है एक्सटर्नल मतलब कंज्यूमर्स भी उसी कंपनीज को प्रेफर करते हैं
जिनका पर्पस जो है ना उनकी वैल्यूज से दिखता है। मतलब अगर कस्टमर्स को भी पता है कि नहीं यार ये कंपनी ऐसी है जिससे अगर मैं ऑर्डर करूं और कंपनी बोल रही है 2 दिन में आएगा तो 2 ही दिन में आएगा, अगर ये कंपनी जो प्राइस दिखा रही है उसी प्राइस पे पूरी इंडिया को प्रोडक्ट मिल रहा हो, कोई भी घूस वाला सिस्टम नहीं होगा, इसीलिए कस्टमर्स भी उसी कंपनी को फोकस करते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया? ये वैल्यूज की वजह से हो सकता है। अब ये कोविड-19 का एग्जांपल दिया हुआ है कि कोविड-19 में बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि अपने एम्प्लॉयज पे फोकस किया, कि यार उनकी हेल्थ पे फोकस किया, ना कि ज्यादा काम 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 किया। ठीक है गाइस, व्हेन लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पुट पीपल बिफोर एनीथिंग एल्स, बस बात खत्म, और कुछ नहीं है। अब देखो ये वाला पार्ट, द बिलो ग्राफ represents the interconnection of the intent, vision, mission, goals and values. Values remain the center core of the vision, mission, goals and putting all them to action. देखो विजन सॉरी वैल्यू जो है ना, वैल्यू एक बड़ा गोला है। मतलब सबसे पहले कंपनी को तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि यार मैं क्या अपना कैसे संस्कार आगे लेके चलने वाली हूँ। समझ में आया? मैं अच्छी कंपनी बन के चलने वाली हूँ, लोगों का अपने इंप्लॉइज का ध्यान रख के चलने वाली हूँ, या फिर एकदम बदमाश कंपनी बन के चलने वाली हूँ। सबसे पहले तो कंपनी को यही डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद उसके इंटेंट, मिशन, विजन वगैरह सब कुछ आते हैं। ठीक है गाइस, तो वैल्यूज समझ में, वैल्यूज की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंस है? 3 पॉइंट यहाँ पे अपन ने पढ़ा था। ये टोन सेट कर देता है, क्यों? कि लोग कैसे डिसीजन लेंगे। दूसरा, शेयर्ड पर्पस, एकदम लगता है कि यार हम टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं। तीसरा, तीसरा कौन सा है? एम्प्लॉयर्स उसी में जाना चाहते हैं जहां पे उनके और कंपनी के विजन सॉरी वैल्यूज मैच हो गए। समझ में आया? डन। चलो, जैसे ये एचडीएफसी बैंक का वैल्यूज दिया हुआ है, क्या वैल्यूज? एक्सीलेंस, कस्टमर पे फोकस है, प्रोडक्ट लीडरशिप, पीपल पे ध्यान है, सस्टेनेबिलिटी मतलब इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देके चल रहे हैं। डन गाइस, आज अब स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले पता है क्या, एक अपन ने ऊपर पॉइंट छोड़ा था, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किधर छोड़ा था मैंने? स्ट्रेटेजिक इंटेंट, यहां पे। एक सेकेंड ना, अरे भैया आओ, परफेक्ट। चलो देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज डायनामिक process of formulation, implementation, evaluation, control of strategies to realize the organization's strategic intent. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अपन क्या कर रहे थे? कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था ना कि ये डिफाइन करता है क्या, कि कंपनी की इमेज क्या है, क्या बनना चाहती है, क्या डायरेक्शन के थ्रू जाना चाहती है। डन। अब देखो, स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है ना मेरा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट refers to the purpose of what the organization strives for. Senior managers must define what they want to do and why they want to do. पता इंटेंट क्या होता है? मेरी बात सुनो, स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक बार ये हाईलाइट कर लेते हैं अपन। स्ट्रेटेजिक इंटेंट refers to the purpose of what the organization strives for. Senior managers must define what they want to do and why they want to do. देखो, इंटेंट का मतलब पता है क्या होता है? इंटेंट, इंटेंट से उठ के आता है इंटेंशन। इनकी इंटेंशन क्या है, इतनी सी बात है। इंटेंट से उठ के आया इंटेंशन, इंटेंशन क्या है, सीधी सी बात। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द कंपनी, ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। सबसे पहला, यार हम करना क्या चाहते हैं? अगर हम बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या क्या करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहला ये। और हम क्यों करना चाहते हैं? अगर मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं सबसे पहले मैं बोलूंगा मैं कॉस्ट एफएम पढ़ाना चाहता हूँ, कॉस्ट एफएम एसएम पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं कॉस्ट एफएम और एसएमई क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, ऑडिट क्यों नहीं पढ़ाना चाहता? बताओ, आईडीटी क्यों नहीं पढ़ाना चाहता? क्यों? क्योंकि मैंने जब अपनी एफपीएनए में काम किया ना, गोल्डमैन सैश में, तो एफपीएनए डोमेन में काम किया था, जहां पे कॉस्ट एफएम एसएम की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस मैंने देखी थी कि यार बजटिंग, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं, प्रैक्टिकली कंपनीज के साथ देखा था। मेरी रोज वीकली कॉल्स होती थी, एक लंदन ऑफिस पे, एक न्यूयॉर्क ऑफिस पे,
जहां पे टीम्स के साथ मैं उनको एक्सप्लेन करता था कि यार इस इनकम का ये वाली चीजें हैं, ऐसे वर्क करेगी। ठीक है, तो मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा, इसीलिए मैं कॉस्ट एफएम पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हर एक बिजनेस को और उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, व्हाट दे वांट टू डू। मैं कॉस्ट एफएम पढ़ाना चाहता हूँ, और व्हाई दे वांट टू डू, मैं सिर्फ कॉस्ट एफएम ही क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, ये वाला रीजन है, पता होना चाहिए। दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। व्हाई दे वांट टू डू, मैं कॉस्ट एफएम ही क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ द फर्म। इंटेंट मतलब इंटेंशन, यार मेरा इंटेंशन है आप लोगों को कॉस्ट एफएम पढ़ाना, पर कॉस्ट एफएम ही क्यों पढ़ाना, ये क्वेश्चन आंसर करता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट का। ठीक है गाइस, स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैन बी अंडरस्टूड एज द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ द स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट, फिलोसॉफिकल बेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इट इंप्लाइज इसका मतलब होता है पर्पस विच एन ऑर्गेनाइजेशन endeavors टू अचीव। मतलब ये पर्पस डिफाइन करता है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। इट इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ द मीन्स विच विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स विजन इन लॉन्ग टर्म। मतलब ये सीधा सीधा ये बताता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो काम मैं क्यों करना चाहता हूं, और जैसे ही पता चल जाता है ना क्यों करना चाहता हूं, तो मेरे को मेरे विजन को रीच करने के लिए वो हेल्प करता है। ठीक है गाइस, मेन बस इसका इतना सा ही काम है। पूछेगा तो इंटेंट का बस इतना सा ही वर्ड पूछेगा, 1 या 2 नंबर के लिए मैक्स पूछेगा, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट, बस। इसके बेसिस पे अपना एक क्वेश्चन है नीचे, इंटेंट वर्सेस वैल्यूज, कौन सा एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, सबसे पहले बताओ ब्रॉडर कंसेप्ट कौन सा है। अभी अमित भाई आपने ऊपर बता दिया कि सबसे बड़ा कंसेप्ट तो वैल्यूज है। सबसे पहले कंपनी को यह देखना पड़ेगा कि कंपनी आगे प्रोसीड कैसे करना चाहती है, अच्छे तरीके से या बुरी कंपनी बन के। फोकस होना चाहिए इंप्लॉइज पे, अच्छे काम करने पे, या फिर साम दाम दंड भेद पे। ठीक है गाइस, मेन फोकस ये है। चलो, इंटेंट, इंटेंट तो उसके बाद आता है, उसके बाद देखना है कि मैं क्यों काम करना चाहता हूं, क्या काम करना चाहता हूं। Let's say Sandeep, a human resource manager, thinks that intent is bigger concept than values. Is he right? No, not at all. Because values and intent are two different concepts. Intent is the purpose of doing the business. मैं क्यों business करना चाह रहा हूँ. While values are the principles, मतलब वो rules and regulations that guide the decision making of the business, especially in difficult situations. समझ में आ गया? Done. They both go hand in hand. While intent is sometimes driven by the values, intent से पहले values आता है, so values more or so is wider than intent. So value जो है ना हमारे intent से बहुत ज्यादा wider है। समझ में आ गया? इंटेंट बड़ा या वैल्यू, अकल बड़ी या भैंस, बताओ। इंटेंट से बड़ा वैल्यूज होता है, क्योंकि सबसे पहले वैल्यूज हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद देखो कि हम क्यों वो काम करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, डन। अब हमारे पास आ रहा है हमारा लास्ट टॉपिक, स्ट्रेटेजिक लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 3 लेवल होते हैं। पता है, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पतंजलि हो गई, रिलायंस हो गई, आईटीसी हो गई, इसमें 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनती है। कौन कौन सी? एक तो सबसे पहले बनेगी टॉप लेवल, जिसको बोलते हैं अपन कॉर्पोरेट लेवल। और मैं यही लिख देता हूँ, एक काम करो, ये अपनी कॉपी पे लिख लो, ये हर बार कहीं ना कहीं हमारे पास कंसेप्ट बन के आती ही रहेगी, तो ये मैं आपको लिखवा देता हूं। ये देखो, क्या मैंने आपको ये लिखवाया था क्या पहले ही? अमित भाई ये तो आपने पहले ही लिखवा दिया। टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसको क्या कहा जाता है? कॉर्पोरेट लेवल। इसमें पता है हमारे पास कौन कौन आते हैं? अब जल्दी से ये बता दो, मैंने ट्रायंगल क्यों बनवाया था, ऊपर छोटा सा पार्ट क्यों दिया था? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट में बहुत कम लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? सीएफओज हो गए हमारे, सीएफओज हो गए हमारे, सीईओज हो गए हमारे, कंपनी के पार्टनर हो गए हमारे। ये वो लोग हैं जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसको 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 हम और क्या बोलते हैं, ये देखो, किधर गया किधर गया किधर गया, जिसको बोलते हैं बिजनेस लेवल,
मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, आ जाओ भैया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अपन बोल के चलेंगे बिजनेस लेवल। ठीक है, इसमें कौन लोग आ जाएंगे, इसमें हमारे पास जितने जो जनरल मैनेजर्स होते हैं ना, जनरल मैनेजर्स, या फिर थोड़े बहुत असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ये सब लोग हमारे पास बिजनेस लेवल में आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास फंक्शनल लेवल, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। इसमें हमारे पास जनरल इंप्लॉइज आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, 3 लेवल। टॉप लेवल जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल, ये भी बताऊंगा कॉर्पोरेट लेवल क्यों बोलते हैं। उसके बाद मिडिल लेवल जिसको बोलते हैं बिजनेस लेवल। उसके बाद लास्ट में हमारा लोअर लेवल जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल लेवल। बात खत्म। ठीक है, सबसे पहले हमें टॉप मैनेजमेंट को टॉप लेवल या कॉर्पोरेट लेवल क्यों बोलते हैं। ये एक अकेला हमारे पास टॉप हमारी टीम होती है जो कि सब कुछ प्लान करती है और नीचे वाले लेवल्स को बताती है। मतलब सबसे पहले कौन सा बिजनेस करना है, कौन सी कंपनी को खरीदना है, कौन सी कंपनी को बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट अपना हटा देना है, ये सारे डिसीजंस कौन लेती है, सारे डिसीजंस कॉर्पोरेट लेवल लेते हैं। इसीलिए इनको कॉर्पोरेट डिसीजन लेने वाला टॉप लेवल बोला गया, कॉर्पोरेट लेवल बोला गया, कि जितने भी जिंदगी के, कंपनी की जिंदगी के बड़े डिसीजन है ना, वो ये लोग लेंगे। ठीक है, ले लिया। उसके बाद ये लोग लेके क्या करते हैं, ये लोग डिसीजन लेते हैं और बिजनेस लेवल वालों को बोलते हैं कि भैया सुनो, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने लोअर लेवल वाले जो टीम्स होती है उनको डिवाइड कर देते हैं कि सुन भाई, ऊपर वाले से अपने को ये ऑर्डर आया है, तो आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, और मैं आपको मैनेज करके चलूंगा। ठीक है गाइज, तो ये होता है हमारे पास जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपन देखने वाले। चलो आ जाओ फटाफट से। तो कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल में हमारे पास सीईओ आ जाएंगे, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट स्टाफ हो गया। ठीक है, बिजनेस लेवल में डिविजनल मैनेजर्स आ जाएंगे या जनरल मैनेजर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फंक्शनल लेवल में जितने भी हमारे पास, अच्छा फंक्शनल लेवल को फंक्शनल लेवल पता है क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग होते हैं ना, वो अपने फंक्शन के हिसाब से होते हैं। फंक्शन के हिसाब से देखो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, मार्केटिंग हो गया। तो सेल्स के लिए मेरा सेल्स मैनेजर, फंक्शन के लिए फंक्शनल मैनेजर, एडवर्टीजमेंट के लिए मार्केटिंग मैनेजर। तो हर एक जो फंक्शन के लिए मैनेजर हो जाता है ना, उसको बोला जाता है फंक्शनल लेवल। समझ में आ गया, चल बहुत अच्छी। अब इनके बारे में थोड़ा अपने को इंट्रो दिया हुआ है। क्या इंट्रो दिया हुआ है, क्या ऊपर वाला पॉइंट इतना पढ़ने का जरूरत है, नहीं, ये वाला पॉइंट पढ़ने का जरूरत नहीं, ये पढ़ो। द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ द मॉर्निंग आई एम सॉरी, कॉर्पोरेट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, सीईओ का कंसिस्ट करता है, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट स्टाफ। ये पक्कापन से एग्जाम में पूछेगा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, और पूछेगा भी तो अपने को ये सबसे पहले लिख के आना। दीज इंडिविजुअल्स, मेरी बात सुनना, दीज इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। कंपनी के बड़े बड़े डिसीजन यही लेते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द रोल ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर इज टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ दी स्ट्रेटेजीज। जो हमने स्ट्रेटेजीज बनाई थी वो कैसी काम कर रही हैं, ठीक है, फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये पता है कॉर्पोरेट लेवल ना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देख के चलते हैं, ठीक है। बिजनेस लेवल वाले ना जो उनका डिपार्टमेंट या लेवल होता है उसको देख के चलते हैं। उसके बाद जो नीचे हमारे पास फंक्शनल लेवल आ जाते हैं ना, वो सिर्फ अपने फंक्शन को देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास मुकेश भाई, मुकेश भाई नहीं, मुकेश सर, मुकेश अंबानी सर, वो देख के चलेंगे पूरी रिलायंस को। रिलायंस के फिर जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो बिजनेस लेवल वाले देखेंगे। फिर उसके बाद हर एक टीम में जो सेल्स मैनेजर होगा वो अपना सेल्स का पार्ट देखेगा, कोई अपना परचेज का पार्ट देखेगा। समझ में आ गया। This role includes defining the mission and goals of the organization, determining what business it should be in, allocating the resources among the different business, formulating and implementing the strategies. तो एक काम करो, आ जाओ यहाँ पे लिख लो, बगल में लिख लो कॉर्पोरेट लेवल क्या क्या करता है। What does corporate level do? बस अभी चैप्टर आखिरी सांस ले रहा है, बस एकदम मतलब आखिरी सांस ही भर रहा है। व्हाट डज कॉर्पोरेट लेवल डू, क्या क्या कौन कौन लोग आते हैं वो तो अपन ने पढ़ लिया ना। हाँ,
अब यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं। फर्स्ट, कॉर्पोरेट लेवल के पहले वाले बंदे क्या करते हैं, डिफाइन मिशन एंड गोल्स। डिफाइन करते हैं भैया कंपनी का मिशन क्या होगा, कंपनी का गोल्स क्या होगा। डन। उसके बाद क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। उसके बाद क्या करते हैं, फॉर्मुलेट इंप्लीमेंट एंड रिव्यू द स्ट्रैटेजीज। अब जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज हैं उनको ये लोग फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, रिव्यू करते हैं, और क्या करते हैं, दे प्रोवाइड लीडरशिप टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग प्रोवाइड लीडरशिप टू इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप देते हैं। और फिफ्थ, डिफाइन व्हाट बिजनेस दे आर इन, व्हाट बिजनेस किधर गया, दे शुड बी इन। मतलब यार मेरे को क्या धंधा करना चाहिए, नया कंपनी एक्वायर करो या नहीं, दे शुड बी इन, ये लिख लो, एक्वायर ऑब्लिक मर्ज कंपनीज। ये डिसीजन भी इन्हीं लोगों का होता है। और कुछ बचा क्या अपने पास, बस बात खत्म। ये अडानी सर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने का कि अडानी सर क्या 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 करते हैं, बात खत्म, बस इतना सही है। सिंपल अपना काम ये है कि कॉर्पोरेट लेवल वाले क्या करते हैं, कॉर्पोरेट लेवल वाले अपना ये 6 काम करके चलते हैं। डन। इन सिंपल वर्ड्स, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल का स्ट्रेटजी, व्हाट दे वांट टू अचीव, बट it is on the business level manager to ensure that on their particular business they one are responsible for। अब कॉर्पोरेट वालों ने पूरी कंपनी का काम कर दिया, अब बारी आती है बिजनेस लेवल वालों की। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा शायद इसको रेड हाईलाइट करना था, मैंने नहीं किया, अभी कर देता हूँ। एक सेकेंड ना गाइस, बिजनेस लेवल वाला डाला क्या मैंने, बिजनेस लेवल मैनेजर का एक ही काम है, इंश्योर करना कि उनके पर्टिकुलर जो बिजनेस है ना उस पे वो ऊपर वाली स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो पा रही है या नहीं। बिसाइड्स ओवरसीइंग रिसोर्स एलोकेशन एंड मैनेजिंग द डाइवेस्टमेंट एंड एक्विजिशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट लेवल, यही मैंने लिखा है ना, एलोकेटिंग द रिसोर्सेज एंड मैनेजिंग द डाइवेस्टमेंट एंड एक्विजिशन, मर्जर एक्विजिशन। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द पीपल who oversee the strategic development of the firm and those who own it। ये पॉइंट भी लिख लो। Seven, they act as link between owners, एक सेकेंड ना गाइस, ये थोड़ा गंदा सा हो गया। They act as link between owners and those who implement strategy। मतलब कॉर्पोरेट लेवल वाले खुद के बीच में और ओनर्स के बीच में क्या करते हैं, लिंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, if they are not then ultimate CEO is likely the head accountable to the shareholders। as we know strategic business unit is a self contained division। ये SBU के बारे में बात कर रहा है, ये पूरा का पूरा हमारे पास SBU के बारे में बात कर रहा है। किधर गया, the business level managers are concerned with the strategy data specific for। देखो SBU अपने पास डिटेल में चैप्टर 4 में आने वाला है, बट स्टिल एक बार ये देखो, अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज अ सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन, एक सेपरेट डिवीजन होता है, ठीक है, विद इट्स ओन। हर एक डिवीजन का, जैसे मान लो रिलायंस का बहुत सारे डिविजन हैं, ठीक है, तो एक डिवीजन मान लो उसके खुद के फाइनेंस, परचेजिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सब कुछ होता है, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट। रिलायंस के अंडर ही जियो आता है ना, ठीक है, तो जियो मेरा एक सेपरेट डिवीजन हो गया, रिलायंस के अंडर जियो एक सेपरेट डिवीजन हो गया, इसका फाइनेंस, परचेजिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग सब कुछ अलग अलग होता है।
द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एट द बिजनेस लेवल और द बिजनेस लेवल मैनेजर इज हेड ऑफ द डिवीजन। अब पूरी कंपनी रिलायंस, उसके अंदर एक डिवीजन आ गया जियो, तो जियो का जो डिवीजन हेड होगा ना उसको बोलेंगे बिजनेस लेवल हेड। द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ दीज मैनेजर्स, इनका क्या काम है ये लिख लो यहां पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज बिजनेस लेवल मैनेजर्स डू? व्हाट डज बिजनेस लेवल डू? बिजनेस लेवल जो है ना हमारा, वो क्या करता है? आ जाओ, क्या क्या लिखा हुआ है फटाफट से देखते हैं। बिजनेस लेवल हमारे पास क्या काम करता है? ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट of direction and intent that come from corporate level into concrete strategies for individual business. First, they translate the क्या क्या लिखा है यहां पे? स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल टू, किस चीज में ट्रांसलेट करते हैं? टू स्ट्रेटेजीज। अब कॉर्पोरेट वाले ने तो पूरी कंपनी के लिए बनाई, ये उसको ट्रांसलेट करते हैं फॉर देयर रिस्पेक्टिव, अपने रिस्पेक्टिव डिवीजन या बिजनेस के लिए। इनका एक ही काम होता है कि बड़ी वाली स्ट्रेटेजीज को अपने बिजनेस के हिसाब से तोड़ना। ठीक है। 10, वेयर द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न विद द स्ट्रेटेजीज ऑफ द पूरा इंटायर बड़ा वाला कंपनी, द बिजनेस लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न विद द स्ट्रेटेजीज दैट आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर बिजनेस। कॉर्पोरेट वाले इंटायर कंपनी, सारे बिजनेस, बिजनेस लेवल वाले सिर्फ अपने वाले पे फोकस करते हैं। लास्ट आ गया फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस। अब एक बिजनेस के अंदर इनका कौन सा फंक्शन है? फंक्शन बोले तो यार मेरा फाइनेंस का काम है, मेरा परचेज का काम है, मेरा किसका सेल्स का काम है, मेरा मार्केटिंग का काम है, जिसका काम है वे उस पर फोकस करते हैं। ठीक है। दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी एंड one of its divisions. Thus, a functional manager's sphere of responsibility is generally confined to the activity. इनका कोई बिजनेस, इनका कोई डिविजन वगैरह नहीं होता, इनकी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है। Whereas general managers oversee the operations of the whole, although they are not responsible for the overall performance of the organization. Functional managers nevertheless have a major strategic role to develop functional strategies in their area. ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां पे अपन पूरा ये हमारे पास पार्ट खत्म हो रहा है, मैं एक बार आपको बता देता हूं, ये सुन लो। सबसे ऊपर आया कॉर्पोरेट लेवल। ठीक है। इन्होंने क्या किया? मान मैं बताता हूं, एक कंपनी है अमित भाई, कंपनी का नाम है अमित भाई। ठीक है। आपके अपने अमित भाई। तो कॉर्पोरेट लेवल वाले पता है क्या करते हैं? कॉर्पोरेट लेवल वाले प्रिपेयर स्ट्रेटेजी फॉर इंटायर अमित भाई कंपनी, पूरी कंपनी के लिए बना के चलूंगा। ठीक है। अब यहां से इस कंपनी के 3 डिविजन्स थे, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। ठीक है। तो अब कौन आएंगे अपने पास? अब आ जाएंगे मेरे पास बिजनेस लेवल वाले। ये क्या करेंगे? दे फोकस, दे ट्रांसलेट द बिग स्ट्रेटजी ऑफ एबी कंपनी, जो पूरी हमारी कंपनी है, इनटू
स्मॉल स्ट्रेटेजी फॉर देयर डिवीजन। अब इनको पूरी कंपनी पे फोकस नहीं है, इनका काम है अपने डिवीजन पे फोकस करना। ठीक है, अब सुनो, यहां पे लिख सकता हूं क्या? हाँ, हर एक डिवीजन के अंदर ना, मैं डिवीजन 1 को ही पकड़ता हूं, ठीक है। हर एक डिवीजन के अंदर बहुत सारे फंक्शनल लेवल टीम्स होती हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। अब इसको बोला जाता है फंक्शनल लेवल, क्योंकि ये फंक्शन है, सेल एक फंक्शन है, परचेज एक फंक्शन है, मार्केटिंग एक फंक्शन है, फाइनेंस एक फंक्शन है। तो अब फंक्शनल लेवल वालों का पता है क्या काम है? जो मेरे को काम दिया गया है ना, अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक पहले कंपनी चल रही थी, कंपनी से एक छोटा डिवीजन चल रहा था, डिवीजन से अब हम काम पे आ गए। मेरा काम है बेचना, मैं खाली बेचने पे ध्यान दूंगा। परचेज घंटा डूब जाए मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरा काम है बेचने पे ध्यान देना। ठीक है, तो इनका दो काम है, क्या? अपनी एक्टिविटी पे फोकस करना। अभी तक बिजनेस चल रहा था, बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस, अब हम एक्टिविटी पे आ गए। इनका काम है अपनी एक्टिविटी पे फोकस करना और अपनी एक्टिविटी के लिए जो स्ट्रैटेजी बन सकती है, कॉर्पोरेट लेवल वाले पूरी कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, बिजनेस लेवल वाले पूरे के पूरे अपने डिवीजन के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, मेरा डिवीजन जो है, ठीक है। और फंक्शनल वाले ना अपने फंक्शन के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, भाई सेल्स के लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं, परचेज के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं। तो ये वाला पार्ट है। डन गाइस, आपने को समझ में आया? तीनों लेवल समझ में आया, तीनों लेवल का काम समझ में आया? चल, बहुत अच्छी बात है। डन। अब हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है कि तीनों लेवल्स जो है ना, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और हमारे पास कौन सा फाइनल लेवल है, फंक्शनल लेवल, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप किस किस टाइप के हैं? देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप। 3 तरह के रिलेशन है। कौन कौन सा? फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, ये बहुत ही बेसिक है। पता है क्या? इसमें बोलता है कि फंक्शनल लेवल जो नीचे वाले अपना लेवल है और डिविजनल लेवल मतलब अपना बिजनेस वाला लेवल, ये अलग अलग काम करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। इट इज एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप वेयर इज ईच फंक्शन और डिविजन इज रन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अपना बस एक फोकस है, यही याद रखना अपने को। इट इज एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप वेयर ईच फंक्शन और डिविजन इज रन इंडिपेंडेंटली, हेडेड बाय फंक्शनल डिवीजन हु इज अ बिजनेस लेवल मैनेजर। ठीक है, एक हमारे पास मैनेजर होता है हु इज अ फंक्शंस मे बी लाइक finance, human resource, marketing, and while divisions may depend upon products like toys, manufacture kids toys, देखो बहुत बेसिक सा पार्ट है। बोलते हैं इसमें फंक्शन लेवल ना और डिविजनल लेवल दोनों अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। कैसे? फंक्शनल लेवल तो फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड होता है, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, और डिविजनल लेवल किस बेसिस पे डिवाइड हो सकता है? यार कैसे भी डिविजन बना सकता हूँ, जैसे मान लो अगर हमारे पास सीए जो हमारी फास्ट एजुकेशन है, इसके कैसे डिविजन बन सकते हैं? सीए फाइनल का सारा डिवीजन बन जाएगा, सीए इंटर का डिवीजन बन जाएगा, सीए फाउंडेशन का 3 डिवीजन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे डिविजन हम क्रिएट कर सकते हैं। डिविजनल लेवल, फंक्शनल लेवल दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, यही इसकी मेन लाइन है। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, पता है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप ना, इसके बारे में 3-4 पॉइंट्स याद रखो। एक तो ये, एक तो ये, आइडिया शेयरिंग। पता है क्या, ये जनरली ना स्टार्टअप्स में देखा जाता है। क्या करते हैं पता है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में? हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में सारे जो एम्प्लॉइज है ना, टॉप लेवल भी हो गया, मिडिल लेवल भी हो गया, लोअर लेवल भी हो गया, सबको एक ही लेवल पे समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मालिक है तो वहां तक कोई डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, या फिर जो मेरा हायर लेवल ऑफ मैनेजर है उससे मैं डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। सब लोग को एक फ्लैट स्ट्रक्चर, सेम जगह पे ही समझा जाता है। तो अगर सबसे छोटे वाले एम्प्लॉय को सबसे बड़े मालिक से बात करनी है, वो डायरेक्ट जाके बात कर सकता है। ऐसा नहीं कि ए भाई सुन इधर आ, ये वाला दिक्कत है, ऐसा नहीं। ये होता होगा कि मतलब मीटिंग सेट करो फिर जाके मिल लो, ये वाली चीजें होती होंगी। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सब एक सेम लेवल पे होते हैं, जिसको जिससे मिलना है, जिसको जो आइडिया शेयर करना, एक दूसरे से कर सकते हैं। ये जनरली स्टार्टअप्स के लिए प्रिफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप्स में ना अपन सब मिलके ग्रो ही कर रहे होते हैं ना, किसी को पता नहीं होता है, सब लोग को एक नई कंपनी खड़ी कर रहे होते हैं। इसीलिए स्टार्टअप्स में जो जैसा आइडिया दे सके उस बेसिस पे अपन फ्लैट स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम टॉप टू स्टाफ लेवल आर इन सेम हायरार्किकल पोजीशन। मतलब सब सेम लेवल पे होते हैं, ऐसा नहीं कि टॉप है लोअर है, इसमें टॉप लोअर मिडिल कुछ भी नहीं होता।
इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल नहीं है तो इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, सब लोग एक जगह पे ही खड़े होते हैं, ठीक है। इट लीड्स टू ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क कल्चर, वर्क कल्चर में ट्रांसपेरेंसी होती है, क्यों? क्योंकि कोई भी किसी को भी आइडिया शेयर कर सकता है। अब मैट्रिक्स रिलेशनशिप, ये लास्ट पॉइंट है अपना। मैट्रिक्स रिलेशनशिप क्या बोलता है? इट फीचर्स अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर of levels in an organization with teams formed with people from various departments that are built from temporary task based projects. This relationship helps manage huge conglomerates with ease, where it is nearly impossible to track manage every single team independently. पता है यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हमारे पास ये देखो, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैट्रिक्स ये वाला होता है। आईटी टीम है, फाइनेंस टीम है, एचआर टीम है, मार्केटिंग टीम है। ये बात हमारे पास सब सारे फंक्शनल लेवल है ना। पता है क्या करते हैं? एक ऐसी टीम बना देते, बहुत सारी टीम बना देते, जिसमें से मान लो मैंने एक टीम बनाई, आईटी का एक बंदा डाला, फाइनेंस का डाला, एचआर का डाला, मार्केटिंग का डाला। दूसरी टीम बनाई, आईटी का एक बंदा डाला, फाइनेंस का डाला, एचआर का डाला, मार्केटिंग का डाला। इसमें पता है क्या है? सारी टीम का एक मिक्सचर हो जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। हम एक सबका एक मिक्सचर लेके चलते हैं, ताकि 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 क्या हो ना, कि जो सेम टीम वाली प्रॉब्लम है ना वो ना हो। तो मैंने एचआर से एक बंदा उठाया, फाइनेंस से एक बंदा उठाया, फिर उसके बाद और मान लो सेल्स का कोई एक बंदा उठाया, इन सबको मिला के एक प्रॉपर टीम बना दी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इट इज इसका पॉइंट्स बता देता हूँ। इट इज अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, सबसे पहले ये लिख के आएंगे। इन एन ऑर्गेनाइजेशन टीम्स आर फॉर्म्ड विद पीपल फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट में से एक एक बंदा उठा के मैंने टीम बना दी। फॉर टेम्पररी टास्क, ये जो बनती है ना मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ये परमानेंट नहीं होती है, किसी टेम्पररी टास्क के लिए होती है। अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक टीम को अर्जेंटली किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो क्या करेगी? सेल्स वाले के पास जाएगी, भाई तेरे पास कौन सा बंदा खाली है? कोई एक बंदा खाली है? हाँ ला दे दे। एचआर के पास जाएगी, तेरे पास कोई बंदा खाली है? हाँ दे दे। इस टीम को मान लो क्लाइंट पे भेज देगी, ऐसे इसको बोला जाता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इन मैट्रिक्स रिलेशनशिप देयर आर मोर देन वन बिजनेस लेवल मैनेजर, क्योंकि अपन एक ही लेवल से बहुत सारे मैनेजर्स उठा सकते हैं ना। एचआर का कोई, अपन ने एचआर का बंदा उठाया, ठीक है, इसका कोई और बिजनेस लेवल मैनेजर होगा। सेल्स, इसका कोई और बिजनेस लेवल मैनेजर होगा। तो एक से ज्यादा बिजनेस लेवल मैनेजर भी हो सकते हैं फॉर ईच फंक्शनल लेवल का टीम्स। इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में तो ये वाला कंसेप्ट लग ही नहीं सकता ना, क्योंकि ज्यादा टीम ही नहीं होती। एक बड़ी, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत सारे एचआर होते हैं, सेल्स होता है, ये होता है, तब हम एक 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 एक, एक बंदा दोनों में से पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस बट एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो गाइस कितने प्यारे तरीके से हमने 2 घंटे के अंदर अंदर हमारा लास्ट टॉपिक और ये चैप्टर पूरा फाइनली प्यारे तरीके से कवर कर लिया। कोई दिक्कत आई कि अपने को इस पूरे चैप्टर में? अपन ने स्टार्टिंग से जब पिक किया था, मैं आपको हाईलाइट कराते हुए चला गया था, ये देखो पूरे में मैंने आपको हाईलाइट कराया कि क्या हमें पढ़ना है। इसमें से सिर्फ ये पढ़ना है। क्या इतना बड़ा अंबानी का एग्जाम्पल हमारे पास लिख के आऊंगा अडानी ग्रुप का? नहीं, सिर्फ इतनी सी पार्ट पढ़नी थी अपने को। उसमें के बाद ये वाला लेवल नहीं पढ़ना था, क्योंकि ये बेसिकली मैंने समझा दिया था। ये एग्जाम्पल नहीं पढ़ना था। उसके बाद वैल्यूज में क्या पढ़ना था वो मैंने आपको हाईलाइट करा। तो अपने पास मैंने आपको पहले ही कंसाइज नोट्स बना दिए। मैंने पहले ही बोला था फास्ट एजुकेशन में हमारी एक ही पॉलिसी होती है कि जब आपका फैकल्टी ही स्टूडेंट बन जाए तब जो नोट्स प्रिपेयर होते हैं ना, हम वैसे नोट्स आपको बना के देते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो हमने सब कुछ कवर किया क्या इस चैप्टर में? ये तो एक सेकंड, दूसरा पार्ट आ गया इधर से, 2 पार्ट हो गए थे अपने, ये देखो। तो हमने सब कुछ कवर किया कि यहाँ पे हर एक पार्ट को हाईलाइट किया है। आई गेस आप लोग ने भी हर एक पार्ट को हाईलाइट किया होगा। बट अगर स्टिल आपको ये हाईलाइटेड वाला पार्ट रिक्वायर्ड हो ना, तो आप मेरे को पिंग कर देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपका हाईलाइट करना मिस हो गया होगा, ठीक है गाइस। बट रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर मिस हो गया तो दोबारा से इसको पॉज करो और जितना हाईलाइट करा है सब कुछ हाईलाइट करो, ठीक है गाइस। तो हमने बहुत प्यारे तरीके से ये पार्ट खत्म कर लिया है। हमने आज 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 देखा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। हमने पढ़ा कंपनी के संस्कार कौन से होते हैं, वैल्यूज पढ़ी। उसके बाद 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल, ये करके हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। अब पता है मैं एक छोटी सी वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए जिसमें
हम इसके प्यारे से क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो कि बहुत ही प्यारा है, ठीक है गाइस। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना फुल फोकस के साथ। एसएम में ना एक चीज याद रखना, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, एसएम में डेली लेक्चर, इसका साफ साफ मतलब होता है डेली लर्निंग। अमित भाई ऐसे मत बोलो यार, मेरे को बोलना पड़ेगा, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन रोज का लेक्चर जितना भी पढ़ेंगे ना अपन, रोज उतना याद करना पड़ेगा आपको, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए। क्योंकि अगर जिस दिन मैं लिख के दे रहा हूं, लो यहाँ पे अमित शर्मा लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख के दे रहा हूं, जिस दिन आपने एसएम के लेक्चर्स को याद करना छोड़ दिया ना और बल्क बनने लग गया, एक बार एसएम बल्क बन गया, याद नहीं हो पाता, कभी भी याद नहीं हो पाता, कितना ही कर लो याद नहीं हो पाता। मेरे एसएम में जब मैंने एग्जाम दिया था, आपको पता है हमारे टाइम पे आईटी एसएम होता था, तो जब मैंने एग्जाम दिया ना 50 मार्क्स का एसएम, 50 मार्क्स की आईटी, मेरे को आईटी 50 नंबर में से 0 नंबर की आती थी, एक भी नंबर की नहीं आती थी। पर एसएम में पता है मैं श्योर था, जो 50 नंबर का पेपर आया था ना, मेरे को डन 42 43 आने ही वाले, मतलब 42 43 का अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे को आराम से 38 से 40 के आसपास आ जाएंगे। मेरे को इतनी श्योरिटी थी। क्यों श्योरिटी थी? क्योंकि रोज में जब एसएम के लेक्चर लेके आता था, घर आके उतना पार्ट याद कर लेता था। यही चीज मैंने आईटी में नहीं करी, वो मेरे लिए बल्कअप हो गई और मेरे से बाद में याद ही नहीं हो पाई। तो गाइज मैं पहले ही बता रहा हूँ, सिर्फ जो भी पढ़ते चलेंगे ना अपन, छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, 2 घंटे का लेक्चर है, उतना आप हमेशा याद करके चलोगे, ठीक है गाइज। चलो, ये मेरे को आपको छोटा सा ज्ञान देना था। उसके बाद ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, कोई भी डाउट हो आपको पता है, आपको मेरे नंबर पे पिंग करना है, या फिर चैनल का नाम फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी, जल्दी से जाओ यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करो, और फटाफट से मेरे को पिंग करना अगर कोई भी डाउट्स हो। और एफएम और एसएम की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि आपके अमित भाई आपके साथ है। ओके गाइस, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस और उसके बाद चैप्टर नंबर 2। चलो बाय बाय।